Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. So, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ आपकी 5 to 6 units are related to school counseling, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम है काउंसलिंग में। तो जो गाइडेंस काउंसलिंग है, गाइडेंस काउंसलिंग साइकोलॉजी है, उसमें स्कूल साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। रीजन ये भी है कि ज्यादातर एक पॉपुलेशन जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो स्कूल में एज ए काउंसलर लाइक होते हैं, जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो क्या क्या स्कूल में काम हो सकते हैं ऐसे आपने बताया। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गाइडेंस काउंसलिंग का प्रोग्राम किया है और लाइक दे आर वर्किंग और दे वर्कड ऑन गाइडेंस प्रोग्राम ऑन स्कूल? है कोई स्टूडेंट आप में से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइडेंस काउंसलिंग कामिया ऐसे? I am planning to do it from Jamia, but I haven't started yet. ओके, आपने एडमिशन लिया हुआ है? नहीं सर, अभी नहीं लिया है, अब लेना है। तो उसमें क्योंकि वो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो इसी एस्पेक्ट पे है जो स्कूल काउंसलिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल के लेवल पे क्या क्या काम है आपको पता चले एज ए काउंसलर। आपकी बुक में मेंशन है, काफी एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव मेंशन है जो थ्योरेटिकली भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्या क्या काम हो सकते हैं स्कूल में, किस टाइप के वर्क हैं जो स्कूल में काउंसलर के हो सकते हैं? ये जो भी आपका ओपिनियन हो। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हर चीज में उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। यदि कोई स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी हेल्प की जरूरत होती है। पेरेंट काउंसलिंग की जरूरत होती है। साइको एजुकेशन की जरूरत होती है, जो भी काउंसलर ही करता है। उसके अलावा जो बच्चों में रिलेशनशिप इश्यूज हैं या फिर बिहेवियर इश्यूज हैं, उनकी काउंसलिंग भी काउंसलर करता है, स्कूल काउंसलर। यस सलेश सर, और इसमें जैसे बच्चे 10th से 11th में जाते हैं या फिर 12th के बाद क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सर जैसे प्री प्राइमरी लेवल से वो एडोलेसेंस की तरफ या मतलब प्राइमरी लेवल पे जाते हैं एडोलेसेंस, तो वहां सर उन्हें जरूरत होती है थोड़ी गाइडेंस की, कि जैसे बच्चा 6 से 7 या 8 जैसे जैसे एज बढ़ती है सर, तो स्कूल लाइफ में थोड़ा चेंजेस आते हैं सर, उसकी वजह से भी उनको काफी जरूरत है। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है संदीप जी ने कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं स्कूल में, तो सबसे ज्यादा जो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए वो है एज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चा 3.5-4 ईयर का स्कूल में एडमिट होता है, वहां से लेके जो भी ट्रांजिशन फेजेस हैं, जो डिफरेंट फेजेस हैं, जो डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस हैं, और उसके साथ में डेवलपमेंट के डिफरेंट एरियाज। सपोज हम सोशल की बात कर रहे हैं, इमोशनल की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और ये लर्निंग है, उसमें सोशल लर्निंग है। तो ये सारा का सारा जो एस्पेक्ट्स हैं वो हर फेज में कहीं ना कहीं मैटर करता है एक स्टूडेंट लाइफ में। तो काउंसलर का काम है
वो बेसिकली एक ह्यूमन लाइफ है। उस ह्यूमन लाइफ में जो कॉग्निशन, जो थिंकिंग, जो एटीट्यूड, बिलीफ और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, तो वहाँ जो जो फेजेस आते हैं उन फेजेस में एक काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, जो सबसे पहला सपोज, मैं ज्यादातर पूछता हूँ ये क्वेश्चन स्टूडेंट से, शायद हो सकता है आपसे भी पूछा हो मैंने, कि सपोज आपका इंटरव्यू है कल, किसी एक स्कूल में आपका एक इंटरव्यू है कल, और सामने जो बैठे हैं वो एक्सपर्ट बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठा है स्कूल का, और आपका मैनेजमेंट बैठी है, ठीक है, 2-3 एक्सपर्ट बैठे हैं, एंड दे आर आस्किंग लाइक इफ यू विल सेलेक्ट एज ए काउंसलर टुमारो, हाउ यू विल स्टार्ट योर वर्क, और आप क्या करेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। कुछ और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो और भी टेक्निकली, बट एज ए काउंसलर लाइक हाउ यू विल स्टार्ट योर वर्क, दिस इज इम्पोर्टेंट। सर एज ग्रुप की लिस्ट बनाएंगे सर, मतलब किस एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं सर? सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी होगी कि हर बच्चा रीच कर पाए मेरे तक। क्या होगी? एक्सेसिबिलिटी, रीच स्टूडेंट्स की। सपोज वो जो है नर्सरी से लेके 12th क्लास तक का स्कूल है सपोज। यस सर। ठीक है, तो व्हाट लाइक वर्क यू विल डू, एंड यू नीड टू स्पीक फॉर 10 minutes. Yes. Who will take this challenge and just want to speak about like which type of counseling work in school? Continuously 10 minutes आपको बोलना है उसके बारे में। बहुत काम है, आप मान लो 2 hours भी बोल सकते हो, आपको पता चलेगा आप काम करेंगे तो 2 hours भी बोल सकते हैं। बेसिकली इनिशियली स्टार्टिंग तो यहीं से होनी है कि आपकी आवाज कम आ रही है हिमांशु। इनिशियली स्टार्टिंग तो यहीं से होनी है कि हम बच्चों को एक्सेसिबल कराएं, उनको अपना रोल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चे हम तक आएंगे नहीं, जब तक हमें प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेगा। काफी प्रॉब्लम्स का हमें जब पता चलेगा जब हम बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे या उनकी टीचर से। तो इसमें पहले तो है बच्चों की रीच, फिर दूसरा आएगा टीचर्स का रोल, क्योंकि टीचर्स भी एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली दे कीप एन आई ऑन द चाइल्ड, so they can be our supporters also in that case, and along that what we can do is that नहीं, how you will do this, like suppose, ठीक है, आपने जो पॉइंट बोला कैसे करेंगे? we will go and talk to teachers section wise. We'll start from nursery and then go ahead. I'll make sessions, I'll do group activities, I'll organize some activities in the school, in which I'll bifurcate basically the early childhood students from the students which are quite mature, like 8th, 10th, like I'll segregate children's, no? So I'll segregate them and then accordingly make plans and work on them. Segregation जो है वो वर्ड यूज नहीं होता आज के दिन। सेग्रीगेट नहीं करते हम किसी को भी, हम इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यस, मैं समझ गया हिमांशु जी की इंटेंशन, समझ गया एज ए काउंसलर क्या है और कैसे काम कर सकते हैं। वेरी नाइस। और कोई? Just like use as a, because you are second year student of master psychology, so just be like professional, as a professional, like suppose if we will ask to the parents what is the role of counselor, वो भी बता देंगे बहुत सारी चीजें, but as a professional, like what steps will be used and which type of like area you will cover and how you will proceed that. Sir, first of all we collect the data. What data? How you will collect the data? Data sir, like results के बच्चों का रिजल्ट्स कैसा आ रहा है और बच्चे किस फील्ड्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है या नहीं है।
बिकॉज आप मेरे से पूछो, आप जैसे आप मुझे बता रहे हो, मैं आपसे उसका जो क्रॉस क्वेश्चनिंग मैं कर रहा हूँ, उसका पर्पज है कि भी जस्ट आई एम लाइक taking you all to the technical part of that counselor. तो जो मान लो कि आप जिससे बोल रहे हो कि भी जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, 100% स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है. Yes sir. Suppose I am the principal of that, whatever you will say that I will tell you the solution कि भी हाँ इस चीज का ये solution. Yes, continue. सर स्पोर्ट्स में अगर 100% है तो किसी और चीज में भी कुछ ना कुछ मतलब अप डाउन तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि नहीं, वो मिलेगा, जो मिलेगा अप डाउन जो बोला है, हाउ यू विल असेस एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजी प्रोफेशनल, हाउ यू विल टेक दैट. सर आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टीचर्स फर्स्टली. सर मैं सभी टीचर्स को इकट्ठा करूंगा और पहले उनकी एक छोटी सी मीटिंग करके कुछ काउंसलिंग के फायदे बता के और उनको थोड़ा मैनिपुलेट करके चीजों को तब स्टार्ट करूंगा, ताकि शुरुआत टीचर से भी हो जाए और काउंसलर का जो साथ जो रोल चलता रहेगा सर, वो ताकि लेट भी हो जाए तो ज्यादा दिक्कत ना हो किसी बच्चे को. मतलब एक पॉइंट है बच्चे तक पहुंचते वक्त. ठीक है, टेक्निकली जो पॉइंट मैंने जो सुना उसमें एक पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ टीचर. यस सर. जो टेक्निकली है, जो मान लो मैं उसमें से निकाल रहा हूँ कुछ चीजें. यस सर. हाँ, ये जो बोलना है दैट कि भी पहला स्टेप ये है, मैं कल जाके मैं ये करूंगा, फिर परसों ये करूंगा, या एक हफ्ते बाद ये करूंगा, या 10 दिन बाद ये करूंगा, 15 दिन बाद ये करूंगा. जैसे आई एम आस्किंग, वो भी प्योर प्रोफेशनली होना चाहिए. Yes, जैसे आपने बोला कि आप टीचर की फर्स्ट डे जाते ही वर्कशॉप लेंगे, तो आधे से ज्यादा टीचर तो आपको कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं होता व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर. तो वो आपको ही मान लो बोला ये देखो ये कल आज आए हैं और ये हमारे ब्लेम कर सकते हैं. तो दे विल लाइक थिंक कि भाई वो एक्सपीरियंस टीचर है, किसी का 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का, तो दे विल से कि भाई ओ देखो आज आए और आज ही आके उन्होंने हमें सिखाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो वहां भी टेक्निक की रिक्वायरमेंट है. एनीवे चलो ठीक है. यस, एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग? थैंक यू हिमांशु. यस, और कोई बोलना चाहेगा? What work you will do as a counselor, like you will select, because this is the purpose. You will get an environment where you will work as a counselor. लेकिन वो चीज पता होना कि एज ए काउंसलर हम किस तरह से काम करेंगे, तो उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स को कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी होता है. We will discuss later. Anybody want to say something? Manisha and Mani Kaur. Adiba. सर हमारे स्कूल में जो काउंसलर थे, जब वो फर्स्ट डे आई थी तो उन्होंने ग्रुप काउंसलिंग की थी, मतलब हमारी पूरी क्लास की. तो आई थिंक अच्छा इंटरेक्शन हो गया था, सबसे नाम वगैरह पूछे थे, तो इतना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ. ओके, कौन सा स्कूल है आपका? सर न्यू होराइजन स्कूल निजामुद्दीन. ओके, राइट. This can be like that we can use. This is also related to awareness teachers and students. पहले ये काम बहुत एसेंशियल और इम्पोर्टेंट काम है, बिकॉज मे बी दैट आपसे पहले वहाँ कोई काउंसलर होगा और उसने भी अवेयरनेस और ये सब चीजें दी होंगी. तो इस चीज को लेके किसी ने पूछा है विच ब्लॉक इज दिस इज ब्लॉक 3 and 4. 3 की लास्ट 2 यूनिट है, 4 की 4 यूनिट्स हैं. ऑल आर रिलेटेड टू योर स्कूल काउंसलिंग. तो जो एक तो है अवेयरनेस है स्टूडेंट की एंड टीचर्स की अवेयरनेस है. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप पूछ सकते हैं स्कूल से व्हाट एक्सपेक्टेशन यू हैव. तो हर स्कूल की अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन है. कोई स्कूल ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ काउंसलर सीबीएसई को दिखाना है, कोई ऐसे भी हैं जिनकी साइकोलॉजिकल इश्यू है, प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर्स और वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट इज अवेयर अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड दे वांट टू सपोर्ट टू स्टूडेंट्स. सो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो टेक्निकली बहुत ज्यादा होगी कि वो किस तरह से डील करेंगे उन चीजों को लेकर. तो
पहला जो स्टेप है, जैसे संदीप जी ने बताया, एज जो है बहुत मैटर करता है कि हमें एक कैटेगरी बनानी है सबसे पहले कि भी क्या हम काम कर सकते हैं। तो उस काम में हमें पहले तो ये देखना है कि क्लास जो है, क्लास जो नर्सरी टू 12th क्लास, अब नर्सरी क्लास में भी एक एरिया, तो सबसे ज्यादा जो नर्सरी क्लासेस है, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नर्सरी एंड फर्स्ट क्लास, लाइक व्हाट वी कैन फोकस, वहां उस तरह उस एंगल से सोचना है कि नर्सरी एंड फर्स्ट क्लास, लाइक वेयर वी कैन वर्क, what is important aspects and what like which type of work and which type of developmental area we can cover। तो उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले। उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए सब, जैसे अवेयरनेस है कि नहीं है, पहले ये तो हमें देखना है। पहले हमें ये तो देखना है स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है काउंसलिंग के लिए, टीचर्स का क्या ओपिनियन है काउंसलिंग के लिए। देन वी विल टेक ए स्मॉल लाइक एक स्टडी करेंगे, हम एक स्क्रीनिंग करेंगे एक तरह की कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ अवेयरनेस दे हैव अबाउट काउंसलिंग, क्योंकि उसके बाद हमें टारगेट पता चले। अभी आप जाते ही सीधे आप काउंसलिंग अवेयरनेस करने लग जाएंगे तो उसमें क्या गैप है, लाइक व्हाट एवर यू नो यू आर टेलिंग, व्हाट इज एक्सपेक्टेड मे बी वी विल मिस। तो फर्स्ट we will do the screening of students and we will screening of teachers, like what they have, what opinion they have about counseling services in school, और उनके लिए काउंसलर का मतलब क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में क्या एरियाज हो सकते हैं, जैसे इथिक्स जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है। मैंने कभी एक स्कूल में देखा, बहुत अच्छा काम कर रहा है नोएडा में, और वहां उन्होंने जैसे काउंसलिंग इज ए विंडो वेयर यू कैन पुट, नोबडी कैन सी दैट व्हाट यू पुट। तो ये एक लाइन ऐसे लिख रखी, तो ये लाइन क्या दिखाती है, ये लाइन बताती है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो बहुत सीरियस इश्यू होता है और उनको डिस्कस करने के लिए नहीं मिलता और वो हेजिटेट होते हैं। तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स है, बेसिकली दिस इज वन टाइप ऑफ अवेयरनेस दैट वी कैन गिव कि दिस इज ए कॉन्फिडेंशियल पार्ट। तो वो है कब, वो है एडोलेसेंट स्टूडेंट में, जहां उनकी सोशल इमोशनल मैच्योरिटी हाई है, दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। बट अगर छोटे बच्चे हैं तो वहां हम दूसरे तरह के काम हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। तो नर्सरी क्लास में क्या क्या काम हो सकता है, फर्स्ट एंड नर्सरी क्लासेस में क्या काम हो सकता है? फोनिक साउंड्स पे काम करना, बच्चों को पूरा फोनिक साउंड्स पे काम कर सकते हैं। वो तो टीचर का काम है, स्पेशल एजुकेटर का काम है, वो तो काउंसलर का थोड़ी ना है। सर जैसे ADHD चाइल्ड है तो उसका पूरा फीडबैक लेके टीचर से उसको ऑब्जर्व करके और फिर उसकी एक्टिविटीज प्लान करना, उसका शेड्यूल प्लान करना कि जैसे मैंने एक केस देखा था तो बच्चा हाइपर एक्टिव था, उसको हम किस तरीके से उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते ताकि वो क्लास में सिटिंग करे। उसका सिटिंग टाइम नहीं था तो उसकी एनर्जी को, जैसे हम सुबह उसको, हमारे जो काउंसलर थी वो उसको रनिंग कराती थी हाफ एन आवर, फिर एक पीरियड के बाद उसका कोई ना कोई एक एक्टिविटी होती थी जिसमें उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाए, सो दैट ही कैन बी, मतलब उसका जो सिटिंग टाइम है वो बढ़ जाए। एंड साथ के साथ उसको वीक में एक बार काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे कि वो कैसा फील कर रहा है, उसको टीचर्स से क्या फील हो रहा है और टीचर्स से फीडबैक लेना रेगुलरली कि क्या उन्हें कोई मतलब डिफरेंस लग रहा है इन जो हम इंटरवेंशन या थेरेपीज कुछ भी हम प्लान कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है उस चीज से। Okay. एंड फूड वगैरह से। Like if suppose definitely it can be a good technique, but अगर एक ADHD बच्चा है और आप उसको डेली भगाते हैं तो which type of reinforcement this is? Or this can be like a punishment? क्योंकि कई स्कूल्स में क्या होता है, जो लेट कमर्स होते हैं उनको रेस करवाई जाती है। ओके। तो ओपिनियन जो है, हम क्या करते हैं, whatever we know that we are trying to do, what is the need of the child, we are not doing। तो उस गैप को फिल करना काउंसलर का काम है, ठीक है। जो इसके लिए कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट भी है, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने के लिए भी कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बट इशू इज लाइक न्यूरोलॉजिकल है।
ठीक है। तो वहां जो कनेक्शन है वो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है। अगर उसमें हाइपर एक्टिविटी है तो या तो वो मेडिसिन है या फिर थेरेपी है। तो दो चीजें हैं, मे बी वो डॉक्टर्स बताएंगे कौन सा बेस्ट होता है। तो यहाँ ज्यादातर रेफरल वर्क होता है। काउंसलर क्या करता है यहाँ, एज ए रेफरल वर्क करता है। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी, तो जो टीचर के साथ बॉन्डिंग है, स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग है, उसका सोशलाइजेशन है, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन है टीचर्स के साथ में, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं। अगर हम उसको भगाते हैं और ये सब चीजें करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा, उसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, उसकी सोशलाइजेशन पे ज्यादा काम करना चाहिए। तो ये है। एनीवे, गुड एग्जांपल। और कुछ, चलो ये तो एक सिंगल केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्या मान लो काम हो सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ कितने डेवलपमेंटल एरियाज हैं। आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ा है, आपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ा है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट आपने पढ़ा है। तो किस किस टाइप के डेवलपमेंट आपने देखे, जितने भी आपने पढ़े हैं अपने फर्स्ट ईयर में, सारे के सारे जो है हमारे यहाँ टारगेट होते हैं, हमारे यहाँ पे गोल है, हमारे काउंसलिंग गोल्स। यानी जब एक बच्चा आता है तो उसका इस एज में, इस स्टेज में, नर्सरी एंड फर्स्ट क्लास, लाइक वी विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट में सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, और उसके साथ में एकेडमिक भी है, जो बेसिक एकेडमिक, जैसे अभी किसी ने बोला कि भी फोनिक्स पे बात करते हैं ऐसे, क्योंकि बिकॉज वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, लाइक इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, सपोज एक बच्चा है लाइंस में नहीं लिख रहा और वो लाइन के बाहर लिख रहा है, तो उसकी साइकोमोटर एबिलिटी जो है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, तो उन चीजों पे काम होना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम उसके डेवलपमेंटल एक असेसमेंट करेंगे, सबसे जो पहला काम होता है। दूसरा, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, रिसर्च में पढ़ा था आपने। तो जो डाटा कलेक्शन, जैसे बोला किसी ने वर्ड, तो डाटा कलेक्शन का जो मोड पता होना चाहिए। डाटा कलेक्शन का नहीं, इंफॉर्मेशन से। सपोज आप टीचर से पूछेंगे, टीचर इज हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट चाइल्ड, एंड वो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं करता, वो उसको जीरो बना देते हैं, कुछ भी नहीं करता, ये तो शरारतें करता रहता है, क्लास में बैठता नहीं है, ये नहीं, बहुत सारी चीजें मान लो हमें बता देंगे। तो उसका मीनिंग क्या होगा, उससे क्या पता चलता है, उससे एक चीज तो ये पता चलती है, टीचर इज हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड अबाउट चाइल्ड। तो पहला टारगेट तो हमारा यही हो गया कि जो अवेयरनेस हम बोल रहे हैं, उस अवेयरनेस के साथ में हमें उसके बिलीफ और उसके एटीट्यूड पे भी काम करना है। ठीक है। अभी पता चला कि हमें इस तरह से सारी हमने स्क्रीनिंग की और पता चला कि 8 ऐसे टीचर हैं जो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। तो वी विल गिव द ग्रुप काउंसलिंग एज वेल एज वी विल गिव द इंडिविजुअल काउंसलिंग। तो वो डेवलपमेंटल एरिया जो है उनकी असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सपोज एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बात नहीं करता, इस स्टेज पे ज्यादातर होता है। इस स्टेज पे आप देखोगे सेपरेशन एंजाइटी भी होती है कि पेरेंट से, मदर से अलग होके बच्चा आता है, तो घर जाने के लिए रोना है, चिल्लाना है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो सुन नहीं रहा बातों को। तो इस टाइप के इश्यूज भी हैं, जो इमोशनल इश्यूज हैं, उन चीजों पे भी हम फोकस कर सकते हैं। बट ये जो असेसमेंट हम करेंगे, डेवलपमेंटल असेसमेंट, उससे हमें काफी कुछ पता चलेगा। डेवलपमेंटल असेसमेंट से हमें ये पता चलेगा कि उस बच्चे की करंट फंक्शनिंग क्या है डेवलपमेंट को लेके इन ऑल एरिया। वो डिफरेंट एरियाज हैं, उसमें किस तरह की उसकी फंक्शनिंग है, करंट फंक्शनिंग। करंट फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एज ए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहला जो है वो उसी करंट फंक्शनिंग की बात करता है। यानी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें कौन से एस्पेक्ट पे काम करना है और उस एस्पेक्ट में उस बच्चे का लेवल क्या है। सपोज मैंने लिया सोशलाइजेशन, मैंने लिया इमोशनल क्या पता यहाँ, मैंने लिया एकेडमिक भी जो यहाँ है, मैंने लिया बच्चे का बिहेवियर जो यहाँ है, ठीक है, और उसकी एवरेज जो क्लास है, सपोज उसका लेवल ये है। तो इन एस्पेक्ट्स को हमें ढूंढना होता है। नाउ दैट वी विल फोकस ऑन द, एक आपके बुक में ही है, माइक्रो एंड मैक्रो।
तो माइक्रो में क्या है दैट वी आर फोकसिंग ऑन द क्लाइंट, लाइक व्हाटएवर लाइक स्किल्स वी नीड टू इम्प्रूव। और मैक्रो में क्या है कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी, स्टूडेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, उस चीज पे काम करते हैं। तो माइक्रो जो काउंसलिंग है, माइक्रो काउंसलिंग में वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से मान लो बिहेवियर हैं जो हमें मॉडिफाई करने हैं। फिर इसमें भी हम इस तरह से करते हैं। हो सकता है हमें इस तरह से असेसमेंट की नर्सरी से फर्स्ट क्लास में हमें 7 स्टूडेंट्स मिल गए, तो यहाँ जो इंटरवेंशंस होती हैं, प्ले थेरेपी है, आपका जो ग्रुप थेरेपी है, वो इस तरह से सोशल स्किल ट्रेनिंग है, ठीक है, वो इस तरह से वो ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बना के फिर हम उस चीज पे फोकस करते हैं। एक और आपकी एक यूनिट है इवेल्युएशन, तो हम एक इवेल्युएशन करते हैं टू फाइंड आउट द करंट फंक्शनिंग एंड दैट वी आर री-इवैल्यूएट, कि हम फिर क्या देखते हैं कि वो करंट फंक्शनिंग है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये है एक नर्सरी से फर्स्ट क्लास में कि ज्यादातर फोकस जो होता है हमारा वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे होता है। डू यू नो द व्हाट इज द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स? डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होते हैं पता है? Different developmental stages which each child at different age group needs to fulfill. Exactly, like वो जो स्टेजेस जो हैं, वो स्टेजेस हैं माइलस्टोन्स का। मतलब कि एक बच्चा, जैसे अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, तो एक बच्चा जो है सबसे जो सोशलाइजेशन का सबसे छोटा माइलस्टोन क्या है? अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, उसका सबसे छोटा जो है माइलस्टोन क्या होगा? सर मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट विल कम इन फिजिकल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में सबसे छोटा माइलस्टोन क्या है? सोशल स्माइल। वेरी गुड। मान लो वो सोशल स्माइल है, जब बच्चा पैदा होता है तब सोशल स्माइल जो देता है वो है उसका सबसे छोटा। तो उसकी एज सपोज 5 ईयर है बच्चे की, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑलरेडी सेट माइलस्टोन्स हैं, जैसे बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। तो वो माइलस्टोन्स की भी उस एज में वो क्या कर पा रहा है और इस एज में वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमें समझना होता है, और उसी के बेसिस पे इंटरवेंशन होती है, उसी के बेसिस पे काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट होती है, उसी के बेसिस पे जो भी आप थेरेपेटिक इंटरवेंशन देंगे वो स्टार्ट होती है। इसी तरह से इमोशनल एरिया, इसी तरह से एकेडमिक एरिया, इसी तरह से है। सपोज एकेडमिक एरिया में देखा कि भी एक बच्चा है और सपोज वो राइटिंग सही नहीं कर रहा, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहा, तो अब इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहा है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? उसके रीजन हो सकते हैं बच्चे का ऑडिटरी परसेप्शन में प्रॉब्लम होना, उसका एक रीजन हो सकता है उसकी हियरिंग में प्रॉब्लम होना, उसका एक रीजन हो सकता है टेंशन एंड कंसंट्रेशन, उसका एक रीजन हो सकता है डिस्ट्रैक्शन, और एक रीजन हो सकता है चाइल्ड टीचर रिलेशनशिप, कि उस वो स्पेसिफिक टीचर जो है, हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर विल कम दिस। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इन एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। तो ये क्या है? माइक्रो काउंट, that we will try to understand exactly like on which goal we will need to work in school. तो ये तो है आपका नर्सरी है, उसमें हम पेरेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो बच्चा घर ज्यादा रहता है, इमोशनल अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ में। तो यहाँ हम क्या है, पेरेंट्स काउंसलिंग को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इफ देयर इज नीड ऑफ एनीथिंग वी वांट टू एक्सप्लेन, तो हमें उस टीचर को बताना है कि भी आपको इस तरह से 10 डेज में आपको ये चीजें नहीं करनी और ये चीजें करनी है, ठीक है, सिंपल। और ज्यादातर जैसे डॉक्यूमेंट्री, आजकल तो बहुत ज्यादा फोकस है डॉक्यूमेंट्री पे, कि हम एक इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करें दैट वी कैन असेस, लाइक विच टाइप ऑफ टूल यू कैन यूज टू नर्सरी एंड फर्स्ट क्लास। कौन सा टूल यूज कर सकते हैं आप? टेस्ट, साइकोलॉजिकल, क्योंकि असेसमेंट इज वेरी एसेंशियल। सोशियोमेट्री टेस्ट। कौन सा? सर सोशियोमेट्री जो हमने लास्ट टाइम किया था। किस लिए होता है सोशियोमेट्री?
सर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, सोशल मैच्योरिटी उसकी कितनी है उसको जज करने के लिए सर? नहीं, सोशियोमेट्री होता है कि सॉरी सर, VSMS करेंगे सर। हाँ, VSMS। मैं कंफ्यूज हो गई थी सर, सॉरी सर। VSMS हम करेंगे। नहीं होना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ये चीजें तो आपको नींद में भी कोई पूछे तो आपको बतानी चाहिए। दैट इज VSMS, Vineland Social Maturity Scale. Like this is the best tool to assess the developmental milestone of a child of nursery and first class. There are 8 domain, आपने फर्स्ट ईयर में ये टेस्ट किया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं। एक है GDS करके होता है, Gesell Developmental Schedule। एक DST होता है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शनल असेसमेंट के भी टेस्ट हैं जो ज्यादातर एजुकेशनल पार्ट के लिए होते हैं, जिसमें कि FACP करके आता है एक। ठीक है, उसमें ये जैसे स्पेशल नीड के लिए होता है, बट दैट वी कैन फाइंड आउट द बिहेवियर एक्जेक्टली दैट माइलस्टोन्स। तो VSMS में जो सोशल मैच्योरिटी है उस बच्चे की, वो असेस करते हैं हम। अगर मान लो हमें पता चला कि एक बच्चे का SQ है, VSMS पे SQ आ गया किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 49, क्या मतलब होता है इस चीज का? आप सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थोड़ा सा आप फोकस करो। अभी इस टूल को परमिशन मिली। सर मॉडरेट सोशल इश्यूज है उसमें। हाँ, मीन मॉडरेट डेवलपमेंटल डिले इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, वो जो भी एरिया है उसमें मॉडरेट डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। 6 ईयर से पहले कोई भी डायग्नोसिस नहीं करते। 6 ईयर से पहले रूल है इंडिया में। दिस इज रूल इज मेड बाय RPWD। 2016 में है, 1995 में आया था, फिर उसका मॉडिफाई करके उसको अच्छे से ये एक नया कानून बनाया। जो भी साइकोलॉजिस्ट काम करेगा, अगर डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। RPWD एक्ट इसके अकॉर्डिंगली है। देयर इज असेसमेंट पार्ट, असेसमेंट है उसमें कि क्या असेसमेंट होनी चाहिए, कौन सी असेसमेंट होनी चाहिए, किस लेवल पे असेसमेंट होनी चाहिए, कौन से ईयर में असेसमेंट होनी चाहिए, वो सब कुछ मेंशन होता है। तो जो VSMS है दैट इज मॉडरेट डेवलपमेंट। अगर मान लो ये भी हो सकता है कि 49 है, वी विल डू रीअसेसमेंट दैट इट कैन बी अबव 50, तो दैट इट विल काउंट इन माइल्ड डेवलपमेंटल डिले। अब पर्टिकुलर एरिया हम देखते हैं तो उसका लेवल हमें पता चल गया। उस बच्चे का हमें लेवल पता चल गया है कि उसकी एज जो है वो तो है 6 ईयर या 5 ईयर, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर सोशलाइजेशन है वो है 2 to 3 ईयर के बीच में, या मतलब 2 ईयर से नीचे। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है। नाउ दैट वी विल फोकस ऑन कि भी एक जो 2 ईयर का जो भी बच्चा है उसका सोशलाइजेशन क्या क्या माइलस्टोन्स है, कौन से लेवल पे, क्या माइलस्टोन्स है वो लैक है। जो ग्रे वाला जो ब्राउन दिखा था वो जो डिफरेंस है ज्यादा नहीं है, वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे हम काम करते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग होती है उसकी। ओके, नाउ टेल मी अबाउट व्हाट आफ्टर क्लास 1 to 5th, on which aspects like you can work on। तो नर्सरी और फर्स्ट क्लास जो है उसपे आपको फोकस करना है डेवलपमेंटल असेसमेंट में। डेवलपमेंटल असेसमेंट में आपको डिफरेंट एरियाज हैं, उन डिफरेंट एरियाज की असेसमेंट करके दैट यू विल फाइंड आउट द लाइक गोल टारगेट जो आपका काउंसलिंग गोल है। व्हाट विल बी आफ्टर लाइक क्लास 1 to 5। आपने भी बिहेवियर एंड इमोशनल के concept very good, and again developmental part will also include there also, concept because formations। it's like sometimes like some behaviors are not able to assess, और हो सकता है मिस हो सकते हैं, या आप जब जा रहे हैं तो वो बच्चे वहां हैं और उनका असेसमेंट कभी हुआ नहीं हो। तो ये एक जो मेथड्स की मैं बात कर रहा था, that can be observation, that can be interview of parents or teachers,
और दैट कैन बी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो 3 तरह का एक कॉम्प्रिहेंशन जो प्रोग्राम बनाना होता है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा फाइन असेसमेंट हो पाएगा उतना ज्यादा हम उस स्टूडेंट की हेल्प कर पाएंगे। तो इमोशनल, बिहेवियरल इश्यूज, सोशल इश्यूज, और आजकल जो जैसे धीरे-धीरे जैसे इश्यूज, हाँ जी, कंसेप्चुअल इश्यूज भी काउंट हो सकते हैं सर। 5th क्लास तक। आप बताओ साइकोलॉजी में कौन सी एज में आता है जो है? यहाँ आइडेंटिटी इश्यूज स्टार्ट होते हैं लेटर। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, उस तरह के कंफ्यूजन होते हैं बच्चों इस एज में पर्टिकुलरली। ठीक है, इसके अलावा जो एकेडमिक है, एकेडमिक इश्यूज कैन बी देयर। एक और मैटर आजकल बहुत ज्यादा स्टार्ट है, बड़े स्मार्ट बच्चे आ रहे हैं, तो जैसे पीयर प्रेशर भी है। इनिशियली 3rd 4th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, मैं ये देखो पेंसिल लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ। तो जो दूसरा बच्चा है वो मे भी हो सकता है वो एबल ना हो उस चीज के लाने में, और वो घर पे फिर उस चीज को सोचता रहता है। ज्यादातर जैसे चोरी करना जो आदत है, वो एक पीयर प्रेशर इस स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। तो इस स्टेज में चोरी करना है, झूठ बोलना है, वो पीयर प्रेशर एक रीजन होता है। अभी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिसर्च भी किया था, क्वालिटेटिव रिसर्च किया था इसका MAPC प्रोजेक्ट में, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा उस चीज को। तो उन्होंने 30-35 पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, 20-25 टीचर्स का इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू का एनालिसिस किया, थीमेटिक एनालिसिस। तो वो जो उससे पता चला कि भी बहुत सारे ऐसे पीयर प्रेशर के ऐसी इन्फ्लुएंस होता है पीयर प्रेशर का, जिसमें कि बच्चा झूठ बोलना सीखता है, जिसमें बच्चा चोरी करना सीखता है, जिसमें बच्चा थोड़ा सा एंटी सोशल बिहेवियर भी स्टार्ट होता है वहां। अगर कोई काउंसलिंग नहीं होती है, कोई इंटरवेंशन नहीं होती है, तो आगे जाके उसको जो अपॉर्चुनिटीज जो है, एनवायरमेंट जो फैक्टर है, वो उसकी वजह से हो सकता है कि लेटर स्टेज में वो चीजें और उसकी बढ़ जाती है। यहाँ पेरेंट साइको एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, बिकॉज मोर ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड टू पेरेंट्स आल्सो, वो किस तरह का रिएक्शन करते हैं उस चीज को लेके। क्योंकि अगर मान लो पेरेंट ही इन्वॉल्व रहते हैं उस चीज में, झूठ बोलते हैं या मान लो हाइपोथेटिकली कुछ बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना कि मेरा तो राजा बेटा है, मेरा तो ये है, मेरा तो शहंशाह है मेरा बच्चा तो बड़ा होके डॉक्टर बन जाएगा। वो एक कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो ना रियलिटी से अलग होता है। वो एक बच्चा आगे स्टेज में जाके कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट हो सकता है। तो इस टाइप के इनिशियल इश्यूज हैं। तो बेस्ट वे इज लाइक if you as a counselor you will work in a school, so just make a checklist, like बहुत ही कम समराइज एक चेकलिस्ट बनाई है। तो बेस्ट वे तो असेसमेंट बाद का पार्ट है, पहले जो है वो स्क्रीनिंग है। तो वो स्क्रीनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग करने के लिए एक कोई चेकलिस्ट आप बनाइए जिसमें कि 1 to 20 क्वेश्चंस हो, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, और उसमें बेसिक्स चीजें आप ऐसे एज ग्रुप के हिसाब से आप मेंशन कीजिए। क्या ये दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, यस नो, क्या ये ऐसे करता है, यस नो। फिर उस स्क्रीनिंग से एक बार देखिए कि क्या रिजल्ट आता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि भी बच्चा ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे कि भी यही आ गया कि वो नोटबुक कंप्लीट नहीं करता और 2 टीचर्स ने ऐसे क्रॉस करके भेजा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इश्यू है कि वो क्यों नहीं करता। तो अगर वो ध्यान नहीं देता, क्लास में ध्यान नहीं देता, या क्लास में डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, तो अगर मान लो किसी टीचर ने ऐसे बोला है, तो दैट वी कैन फाइंड आउट, मे बी दैट वी आर नॉट लाइक एबल टू से हियर कि भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट फिर भी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़े से इंटरवेंशन में काम चल सकता है। लेकिन अगर मान लो इंटरवेंशन नहीं हुई, तो ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती रहती है, और मे भी डाइवर्ट भी हो, उसके साथ में एड ऑन भी हो जाता है, कुछ ना कुछ और भी एड ऑन होता रहता है, तो वो आगे जाके जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट आता है। तो हम जो ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज की बात कर रहे हैं, इमोशनल इश्यूज की बात कर रहे हैं, और इसके साथ में सबसे अच्छी जो चीज है दैट इज, एक और चीज मेंशन है आपकी, पॉजिटिव हेल्थ, और यू कैन से पॉजिटिव साइकोलॉजी।
या आप बोल सकते हैं मेंटल हाइजीन। तो ये जो चीजें हैं कि वी आर नॉट हियर टू फोकस ऑन प्रॉब्लम ओनली, लाइक इफ सम स्टूडेंट इज डूइंग, क्या मिलता है पॉजिटिव साइकोलॉजी या पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव वेलबींग जो है वो कैसे मिलती है बच्चे को, कि एक बच्चा अगर अच्छा होता है तो उसको टीचर भी मोटिवेट करते हैं, उसको स्टूडेंट भी मोटिवेट करते हैं, और उस बच्चे की परफॉर्मेंस अब बढ़ती जाती है, तो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है। तो वी कैन मेक द एग्जांपल ऑफ दैट स्टूडेंट, और वी कैन गिव टास्क टू द स्टूडेंट्स की एक ग्रुप हम बना सकें ऐसे बच्चों का, कि जो एक बच्चा उसमें इस तरह का हो, दूसरे दो बच्चे ऐसे हैं मतलब जनरल हैं, एवरेज हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है उस बच्चे का इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे बच्चों पे भी आता है। तो दीज आर द टेक्निक्स लाइक वी कैन यूज इन दीज टाइप ऑफ इश्यूज इन प्राइमरी क्लासेस। फिर उसके बाद आता है नर्सरी, प्राइमरी के बाद क्या आता है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री, नर्सरी एंड फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास इज प्राइमरी, एंड फिर है 6 to, ये 2nd to 5 है, और 6 to 8th क्लास, एंड फिर 9 to 10th क्लास, एंड फिर 10 to 12, 11 to 12th क्लास। ये फेजेस है स्कूल में। एक काउंसलर का जो रोल रहता है, आपके बुक में एक टेबल भी दे रखी है कि कितने % आपको कौन से लेवल पे देना चाहिए, ठीक है। एज ए काउंसलर है वो एक रिसर्च स्टडी कर रखी है उसके बेसिस पे कि कितने % देना चाहिए। तो ज्यादातर जो है यहाँ जो काम होता है, यहाँ सबसे ज्यादा काम होता है, यहाँ भी होता है, और सबसे ज्यादा काम यहाँ होना चाहिए। तो अलग अलग, क्योंकि इन फेजेस के अगर हम बात करें, हर फेज का एक अलग अलग टारगेट होगा, अलग अलग गोल्स होते हैं, बट कुछ कॉमन एरिया हैं जिसको कि हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, जो भी डेवलपमेंटल एरियाज हैं उनको। 6 to 8 क्लास में इसकी एज क्या है? 6 to 8 क्लास में ये 11-12 साल से लेके और 13-14 इयर्स तक के बच्चे जो हैं, किस टाइप के इश्यूज आते हैं यहाँ? सर इसमें बिहेवियर, सेल्फ एस्टीम, इमोशनल इश्यूज और मोटिवेशन इश्यूज, पीयर बुलिंग, इन सब तरीके के इश्यूज आते हैं। ठीक है, एक कभी किसी ने बोला था जो सेक्सुअल इश्यूज जो है वो यहाँ नहीं है, वो ये भी बहुत बड़ा था। एडजस्टमेंट जो प्रॉब्लम है, सबसे जो स्टार्ट होती है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। यहाँ जो सेल्फ आइडेंटिटी की हम जो बात करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, वो यहाँ स्टार्ट होता है। उसके साथ में जो अजम्पशन है लेके बच्चों का जो एटीट्यूड और बिलीफ डेवलप होता है अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने स्कूल को लेके, वो भी स्टार्ट होता है। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत एक्सेस में। गेमिंग एडिक्शन, अदर एडिक्शंस हैं, वो भी स्टेज में ज्यादातर स्टार्ट होते हैं। तो बहुत सारा काम है काउंसलर का 6 to 8 क्लास में, और ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी है जहां हमें टेक केयर करना होता है। अगर हम देखेंगे तो जब बच्चा इस स्टेज से इस स्टेज में आता है तो यहाँ एक थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर भी बढ़ता है। वहां जो है सब्जेक्ट थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जो बच्चा 2nd to 5th क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इस तरह से काम कर रहा था, वो उसके लिए थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो वो एक अलग तरह का प्रेशर होता है जो कहीं ना कहीं फिर इफेक्ट डालता है बच्चे के मेंटल हेल्थ पे भी, उसके इमोशंस पे भी। फिर उसके बाद है, जैसे अभी अब आपका यूनिट 3 है जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम आपकी इसमें से ही पढ़ते हैं। ये एक और पार्ट है जो कैरियर। तो 9th-10th में भी एडोलेसेंट इश्यूज, जितने भी एडोलेसेंट इश्यूज हैं वो भी स्टार्ट होते हैं। उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो पीयर प्रेशर भी है, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग होती है ज्यादातर। जैसे वैसे तो अभी तो जो है लाइफ स्किल ट्रेनिंग 6th क्लास से स्टार्ट हो गई है, बट 9th-10th क्लास में जो बच्चों का ग्रूमिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो भी सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे मैडम ने बताया, वो सबसे ज्यादा इश्यूज इस स्टेज में स्टार्ट होते हैं।
उसके अलावा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कैरियर। तो एक कैरियर वरी होना, एक कैरियर के लिए प्लानिंग करना, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये इस टाइप की जो चीजें हैं वो भी यहाँ डेवलप होती है। तो व्हाट यू विल डू, लाइक सपोज इफ वी आर प्लानिंग फॉर कैरियर टू स्टूडेंट्स, और व्हाट डिसीजंस विल बी बेस्ट फॉर देम after like in 11th and 12th class, which type of stream they should choose, on which type of career they should go. So what is important, like as a counselor, what work you will do? Yes, सर करियर काउंसलिंग एंड करियर फेयर ऑर्गेनाइज करवाएंगे स्कूल में। ओके, फिर मैं बोल रहा हूँ कि एज ए काउंसलर जब भी आप कोई एस्पेक्ट्स पे बात करते हो तो सबसे पहले असेसमेंट को साथ में रखो, ठीक है? क्योंकि जब तक हमारे पास असेसमेंट नहीं है, जब तक हमें नहीं पता है, तो सपोज हमने देखा कि हमने एक ग्रुप लिया 30 बच्चों का और 30 बच्चों का ग्रुप है और हमने उसको एक कैरियर टॉक दिलवा दिया, ठीक है, कि हाउ दे कैन बिकम ए डॉक्टर, बट इन 30 में से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, 25 स्टूडेंट डोंट वांट टू बी डॉक्टर। तो ये जो असेसमेंट है ये हमें हेल्प करती है, असेसमेंट हमें हेल्प करेगी कि विच टाइप ऑफ एक्शन वी विल टेक। और असेसमेंट में भी क्या है, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये जो टेस्ट हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती है, एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बनती है बच्चे की, जिसके बेसिस पे दैट वी आर एबल टू राइट कि हाँ इन 40 स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट्स ये हैं, इतने स्टूडेंट्स ये हैं, और हम एक ग्रुप बना सकते हैं उनकी एबिलिटी, स्किल्स, इंटरेस्ट के बेसिस पे, और देन वी कैन प्लान ए कैरियर टॉक और वी कैन प्लान ए कैरियर फेयर जो उनको अवेयरनेस देगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर एक टीबीडीए टेस्ट भी हम कंडक्ट करते हैं ना, तो फिर उसका यूज यहाँ हो सकता है सर? ये एप्टीट्यूड टेस्ट डीबीडीए ही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीडीए? सर डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट। डेविड बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट। ये डीएटी जो टेस्ट है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसी का एक तरह से इंडियन वर्जन है, टेस्ट बना रखा है। हालांकि इसका भी अपग्रेडेशन कर रखा है इंडिया में, बट डीबीडीए काफी यूजफुल, पावरफुल, यूजफुल टेस्ट है आज के दिन में। उसमें भी आई थिंक 8 एरियाज हैं और जो डिफरेंट है, जैसे क्लोजर एबिलिटी है, आपका रीजनिंग है, आपका वर्बल एबिलिटी है, मैकेनिकल एबिलिटी है, साइकोमोटर एबिलिटी है। तो ये जो एबिलिटीज जो हैं ये कहीं ना कहीं असेस होती हैं, दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द, बट वहां पे भी बहुत एरर होती है। सपोज अगर हम ग्रुप असेसमेंट करते हैं तो कई बार बच्चे सीरियस नहीं होते, वो इस तरह से कुछ भर देते हैं और उसके बाद में प्रॉब्लम होती है कि उनको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स सजेस्ट की जाती है। दूसरा, इन कैरियर लाइक वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट कैरियर। यू कैन टेल मी लाइक व्हाई यू आर इन दिस साइकोलॉजी फील्ड, व्हाई यू आर डूइंग मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी। जो लोग नहीं बोल रहे इसका आंसर तो वो भी दे सकते हैं। यस प्लीज। यस, सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, व्हाई यू आर इन द साइकोलॉजी फील्ड। आपकी जो करियर प्लानिंग थी 9, 10, 12, 11, 12 और सब कुछ है, या अभी आपने इस चीज को चूज किया है? यस,
सर अभी चुना एक्चुअली, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा, तो आप नहीं बोलते ना अभी, तो ऐसा लगता है कि आप कोई दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट तो नहीं बैठे हैं। सर आई एम अ स्पेशल एजुकेटर और मैं इसी फील्ड में आके मतलब इस वजह से मैंने एमए साइकोलॉजी चूज किया। ओके, गुड। अब मुझे सर काउंसलर बनना था, इसलिए मैंने एमए साइकोलॉजी चूज किया। और स्पेशल एजुकेटर में ऑलरेडी हूँ। ओके, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सब्जेक्ट, इंटरेस्ट फॉर साइकोलॉजी सर। तो इंटरेस्ट से क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट है, चलो ठीक है सर, मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते मुझे ऐसा लगता है। 11th-12th से ही सर डिसाइड कर लिया था। ओके, आपने क्या बोला? एफर्ट नहीं करने पड़ते? यस सर, लेस एफर्ट्स लगते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। सर आई चूज दिस बिकॉज मैंने सुना था कि यूपीएससी में साइकोलॉजिकली किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए थोड़ा एक मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। मतलब अगर स्टडी हो तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहेगा। पढ़ने से भी, सीखने से भी, लेकिन और पढ़ते गए तो अच्छा लगता जा रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो सर लोगों का बिहेवियर समझने के लिए। हाँ जी अभिषेक जी। सर लोगों का बिहेवियर समझने के लिए मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। क्यों? इलेक्शन लड़ना है आपको? नहीं सर, इलेक्शन जरूरी ना, हम कितने सारे काम है जिससे हम अपने काम इजीली कर सकते हैं ना। अगर हमारा बिजनेस में पर्पस है, हमें तो अभी तो सेकंड ईयर में, अभिषेक जी आप सेकंड ईयर में हो गए अभी तो, है ना? हाँ जी सर, क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरे पास सेकंड ईयर में भी है। मैंने आपकी काफी क्लासेस ली होंगी, तो मेरे बारे में तो काफी कुछ समझ गए होंगे आप। नहीं सर, मैंने आपकी 1-2 क्लासेस अटेंड करी है। मुझे अभी मैं जनरली अभी आया हूँ आपकी क्लास में। आस-पास आप रहते हैं उनको काफी कुछ समझ गए होंगे आप, कहने का मतलब ये। हाँ जी, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा है, मे भी हो सकता है मतलब मेरी बातें आपको थोड़ा अलग लग रही हो कि भी तरह से क्यों सबको टोक रहे हैं, बट एक्चुअल ये रीजन नहीं है, ठीक है। एक रीजन जैसे शैलेश जी ने बोला कि भी यूपीएससी में इट कैन हेल्प इन एज एकेडमिक पार्ट, बट जो हम स्किल्स की जो बात कर रहे हैं, जो हमारी ग्रूमिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो पढ़ने से नहीं आता, करने से आता है। Like suppose if we are talking about counseling skills, simple normal सी counseling skills की हम बात कर रहे हैं, तो उनको जो डेवलप करने के लिए that we have to practice, हमें उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। And if like as a psychology professional, like suppose if you are working as a psychologist, तो जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, जो ऑब्जर्व कैसे करना है, मतलब क्या देखेंगे आप, क्या असेस करेंगे आप, वो पता होना जरूरी है कि भी क्या। मैम सॉरी सर, उनके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को रीड करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इनका मकसद क्या है। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को तो कोई रीड कर ही नहीं पा रहा सर। क्यों नहीं कर सकते? हम समझ तो सकते हैं उनके हाव भाव से, उनके बिहेवियर से, उनकी एक्टिविटी से, हम उनके टॉकिंग वे से। क्यों नहीं कर सकते सर हम? चलो मेरे बारे में बताओ, आपने 2 क्लासेस ली हैं तो काफी आप... सर मैंने आपकी क्लास नहीं ली है, मैंने आपकी एक लास्ट क्लास ली थी। चलो आज बता दो। सर आप सबको ऑब्जर्व करते हो, सभी बच्चों को, और सब बच्चों को रीड करने की कोशिश करते हो। मैंने इतना ही समझा सर आपके बारे। मैं कैसे रीड करूंगा, सब लोग ऑफ करके आप करते हो सर। पिछली लास्ट क्लास में कोई बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा था, तो आपने उसको बताया था ये आपका जो रियल और इड में कुछ कनेक्शन बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा सर। सर मैं बता दूंगा, आप करते हो सर ऐसा। चलो ठीक है, अभी किसी से है मिलना मेरे से एक बार आप जरूर है। जी सर जरूर। तो मैंने आपको मैसेज भी दिया था सर। जो है, बट मैं बोलूंगा सीरियसली, मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा ना अवेयर हो अपने साइकोलॉजी फील्ड को लेके, थोड़ा सा अवेयर हो। जो आप बोल रहे हो साइकोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है साइकोलॉजी में, और ना ही उस चीज के लिए पर्पस के लिए साइकोलॉजी बनी है, ठीक
ठीक है, बड़ा डिफरेंट फील्ड है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं जाएंगे, आप काम करेंगे, तो आप सीखेंगे कि वो जो अभी जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है साइकोलॉजी को लेके, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसको एक टेक्निकली है, उसी तरह से है कि कोई अगर जी सर बोलिए। वेद क्या बोलते हैं उनको, झाड़ पूछा करने वाले जो लोग होते हैं, और एक मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, मान लो किसी के पेट में दर्द है, और एक झाड़ पूछ करने वाला जो है वो उसके बारे में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, और एक डॉक्टर है जो यूरोलॉजिस्ट है, तो वो यूरोलॉजिस्ट जो है काम कर पाएगा, वो झाड़ पूछ वाला नहीं कर पाएगा। लेकिन तो जो गैप है दोनों के बीच में, जो एक मान लो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि आपका ये सेकेंड ईयर है, आगे आप कितना चांस आपको मिलता है आई डोंट नो, बट प्रैक्टिकली साइकोलॉजी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हाँ, जैसे अभी किसी ने बताया, 2 लोगों ने, कि दैट आई एम स्पेशल एजुकेटर एंड आई कैन कनेक्ट, लेकिन उसमें भी क्या कनेक्शन होगा? अंकिता मैम, how that this psychology course can help you in special education? सर एक तो मुझे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, असेसमेंट में हेल्प मिलेगी। आपने तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़े नहीं है पूरे एमएपीसी में। सर पढ़े हैं, एमएपीसी में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैसे वीएसएमएस टेस्ट सीखा मैंने, उसे मैं असेसमेंट कर सकती हूँ, जो कि मैंने अपने बीएड में नहीं सीखा था। और उसके अलावा मैं काउंसलिंग स्किल्स के थ्रू बच्चों को काउंसलिंग करने के साथ साथ पेरेंट्स का जो साइको एजुकेशन करना होता है, जिसमें उनको समझाना होता है, उनको एक्सेप्टेंस दिलानी होती है कि आप बच्चे को प्रॉब्लम है, आपको किस तरीके से हैंडल करना है, इन सब चीजों में हेल्प होगा। साथ ही साथ मैं टीचर को बच्चे के लिए बच्चे के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर पाऊंगी कि वो कैसे कैसे उसके साथ में काम कर सकती है। तो एक तो है काउंसलिंग स्किल्स है, दूसरा जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स आप पढ़े हैं आपने वो, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है असेसमेंट। तो आपका जो मेन फोकस भी जो है आगे, वो मेन फोकस आपका असेसमेंट ही होना चाहिए ज्यादातर, जो कि आपको एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, हमें जजमेंटल नहीं होना। देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स। हमें दूसरों को जानने के बारे में इंटरेस्ट होना, मतलब दिस इज ए वेग थिंग, वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं होता वो, और ना ही आप जान पाएंगे, किसी को नहीं जान पाते सकते हो। लेकिन जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या हम पॉजिटिव वेलबींग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, दैट वी कैन ऑब्जर्व सम बिहेवियर एंड एज ए काउंसलर दैट देयर आर सम टेक्निक्स और इंक्लूडिंग आवर स्किल्स, तो बोथ कैन हेल्प देम। तो हम उस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह से एक पर्सन है, उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। सपोज टुडे आई गॉट ए कॉल कि देयर इज ए schizophrenia 34 years schizophrenic case and he need counseling, so I am sorry, I will refer। थोड़ा सा हिस्ट्री पूछा तो मैंने देखा तो वो बहुत एग्रेशन स्टेज में है पिछले 10 दिनों से, तो मैंने उनको एक हेल्पलाइन नंबर दिया कि दैट कॉल एंड जस्ट आस्क फॉर एडमिशन, कि वो एडमिट हो वहां पे, क्योंकि वहां मेडिसिन काम करती हैं और ज्यादातर मेडिसिन ही काम करती हैं, उस फेज में काउंसलिंग और थेरेपीज काम नहीं करती हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं कि जस्ट आई एम हियर। और अगर मान लो मैं बात करूं जस्ट जैसे कि अभी पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट है, वो उसने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो वो मिलने आई, तो वो जो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप की फाइल हाथ में लग के उसको बड़ा भारी लग रहा था। तो मुझे लगा ऐसा क्यों, तो उसको फील हो रहा था दैट आई बिकम काउंसलर। जस्ट प्रैक्टिकली थिंक that is not work, like but in internship, like what you learn, this is very important, but how many assessments you learn, which type of intervention, therapeutic intervention you learn, so this is also very important. Anyway, come to the point. तो काउंसलर क्या है, डिसीजन मेकिंग में और करियर प्लानिंग में हेल्प करता है। यहाँ हम एक इनफॉर्मल असेसमेंट भी है, फॉर्मल असेसमेंट भी है, जिसमें कि हम पर्सनैलिटी असेसमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल असेसमेंट है, उसमें
एप्टीट्यूड असेसमेंट है एंड इंटरेस्ट असेसमेंट है। इसके साथ में भी हम एक इंटरव्यू जो है, कई बार क्या होता है, मे बी द चाइल्ड इज हैविंग एप्टीट्यूड ऑफ लाइक मेडिकल एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, बट वो उसके पेरेंट्स है, उनके पास सोर्स नहीं है उसको कहीं लाखों रुपए खर्च करके किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने के लिए, तो वो बैलेंस करना होता है। तो इको सिस्टम क्रिएट करना होता है कि एक करियर क्या है, गाइडेंस देनी होती है, ठीक है। और काउंसलिंग कैसे होगी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होगा, फिर करियर के मैटर में अगर हम बात करें तो गाइडेंस क्या होगी, काउंसलिंग क्या होगी। सर कोई भी चीज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यदि किसी को, और नॉर्मली हम गाइड कर रहे हैं तो वो गाइडेंस होती है, और प्रॉब्लम और इंटरवेंशन थेरेपेटिक जब हो जाता है तो वो काउंसलिंग हो जाती है। ओके, राइट, वेरी गुड। लाइक सपोज अभी जैसे इन्होंने बताया शैलेश जी ने कि भी कैरियर काउंसलिंग तो हो गई, यूपीएससी करना है। अब यूपीएससी में जस्ट ए सेकंड, हेलो, actually right now I'm in class, talk me after. So ये जो हम गाइडेंस देते हैं, तो जैसे यूपीएससी बताया है, यूपीएससी एक गाइडेंस है कि भी कहीं से उनको इंफॉर्मेशन मिला, इंफॉर्मेशन मिलके एक इंटरेस्ट भी होगा उनका, और उन्होंने यूपीएससी का एक प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर किया। दिस इज द गाइडेंस, जिसने भी जहां से भी मिला होगा, दैट इज द गाइडेंस। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग इज लाइक विच टाइप ऑफ स्किल्स नीड टू एनहांस, फॉर दैट विच टाइप ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत बार टेस्ट क्लियर कर देते हैं, बट जो उनका इंटरव्यू या कुछ नेक्स्ट फेज आता है, उस फेज में वो क्लियर नहीं कर पाते। It means there is need of counseling. Like guidance can एक रीच होता है, गाइडेंस एक पहुंचाता है, एक टारगेट तक लेके जाता है, बट उसके लिए क्या साइकोलॉजिकली एक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट काउंसलिंग विल वर्क। तो आजकल जो देखते हैं, दैट इज आल्सो लाइक गाइडेंस एंड काउंसलिंग का काम जो है, कई बहुत बड़े बड़े जैसे आकाश और 6 क्लास से उन बच्चों को एक इंटरेस्ट डेवलप करके उस चीज को लेके जाना, बट उसमें मिसिंग क्या है, मिसिंग है कि उन बच्चों की जो साइकोलॉजिकल जो ग्रोथ है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन एस्पेक्ट्स को भी साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्टडी टाइम्स बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस में पढ़ाई करते हैं, और एक फ्लक्चुएशन आने लग जाता है उनकी लाइफ में, इमोशनली इम्बैलेंस सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उसका पर्सनल भी जो है कहीं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशंस होती है उससे, तो वो उस तरह का जो काम है वो काउंसलिंग में आता है। तो जो ज्यादातर जो जॉब के लिए डेवलप करना और ज्यादातर जॉब के लिए प्रिपेयर करना जो है, वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग में फिर हमारा जो प्रोसेस है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, whatever informations like we are getting, we should aware that which type of information is required for that particular career, ठीक है। अप्रोचेस जो है कि सपोज अगर हमने देखा कोई इमोशनल इश्यूज है, या कोई पर्टिकुलरली थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम, कॉग्निशन का कुछ है, बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे इन्होंने बताया आइडियल रियल सेल्फ से रिलेटेड कुछ है, दैट पर्सन इज थिंकिंग हियर बट वर्किंग हियर, तो ये जो गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं उसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, उसके एडजस्टमेंट में इश्यू आएंगे, सेल्फ एडजस्टमेंट, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। लेंथ ऑफ द काउंसलिंग इज आल्सो इज डिपेंड ऑन द लाइक विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, और क्या मान लो पर्पस है हमारा, बेसिकली सीवियरिटी जो है प्रॉब्लम की वो कैसी है, मोटिवेशन क्या है क्लाइंट का, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन भी क्या है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आके स्टूडेंट्स को लेके आते हैं कि एक बार में बैठने से ही बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। हो भी सकता है कि काउंसलिंग लेके जाता है बच्चा और 2 दिन बहुत कॉन्फिडेंस में रहता है, लेकिन फिर धीरे 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 डिटियोरेट होने लग जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है कि कितने काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, वो सारी चीजें हमें बतानी। गाइडेंस जो है,
learning experience to enable client to acquire knowledge, skills and competency related to skill to making personal, educational and career decisions. Yani we are giving awareness, we can give the direction, we can give we can give a hand on aspects, like we are giving कि ये पर्टिकुलर जो चीज है आप जो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट है, फैमिली का इंटरेस्ट है, तो इन सब चीजों को देख के हम उस चीज को बताते हैं। अब आजकल जैसे एक और करियर काउंसलिंग अभी चली है, पिछले 1 साल से चल रही है, कि जस्ट आप लोग बताइए कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मदर इज टीचर एंड शी इज आस्किंग कि मेरा बच्चा है वो साइंस साइड लेना चाहता है, मेडिकल लेना चाहता है, तो मेडिकल साइड लेना चाहता है, बट मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, तो उसका इंटरेस्ट वाला इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, बट उसको लग रहा है कि भी हाँ उसको साइंस साइड लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर टेस्ट रिकमेंड करूंगी। तो उन्होंने ऐसे ही ऑनलाइन असेसमेंट ये वो सब करा, तो वो प्रोफाइल उनको समझ नहीं आई, और तो मैंने जस्ट उनको यही बोला कि जस्ट दिस इज ऑनलाइन मोड एंड इफ स्टूडेंट इज हैविंग 10% 20% इंटरेस्ट, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसका राइट है, बस उसी चीज में ओके सर, और उन्होंने उसको स्ट्रीम दिला। रीजन इज लाइक पेरेंट्स का जो आप जैसे आप बता रहे साइको एजुकेशन जो है, पेरेंट्स की जो अवेयरनेस है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बताते हैं, लाइक सपोज हार्ड वर्क जो है उसके बारे में भी बताते हैं, बच्चे की जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटी है, उनके बारे में बताते हैं, बट जो अवेयरनेस कम है कि व्हाट इज करियर काउंसलिंग, वो पेरेंट्स को कम होती है। पेरेंट्स इज लाइक नॉट एबल टू रीच ऑन द डिसीजन, बट उसको कहीं सपोर्ट मिलता है तो वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को, और वो फ्लो में आ जाता है। तो यहाँ कुछ एरर होती है उस चीजों को लेके कि भी जैसे अब जैसे उन पेरेंट्स ने कहा, तो मैंने कम से कम भी मतलब 3-4 दिन से उसको मैसेज भेज रहा हूँ, मैं डिफरेंट लिंक्स भेज रहा हूँ, ताकि उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि भी क्या चीज कर सकता है, क्या पढ़ सकता है। उसको फिजिक्स अच्छी लगती है बट बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती है, या मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं आगे का, एनपी में क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या एक आगे जाके किस तरह से वो अच्छा अचीव कर सकता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट है एक काउंसलर का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देयर आर सम पॉइंट्स जो कि एक काउंसलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आगे आपकी पूरी यूनिट ही है स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम पर, एक यूनिट है जिसमें कि जो मैंने अभी आपको बताया नर्सरी क्लास है, या इस तरह से आप किस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, और जो अलग अलग तरह के फेजेस हैं। तो एक है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उस प्रोसेस को, दैट इज स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अनस्ट्रक्चर्ड है जो नॉर्मली जितने लोग हैं, आप पड़ोसी ने किसी को गाइड कर दिया, कोई डॉक्टर बना हुआ है उसने देखा कि हाँ ये सब डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, बट उसको स्ट्रक्चर्ड करना जरूरी होता है। दैट कैन बी डन बाय काउंसलर इन स्कूल, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एक अवेयरनेस देने के लिए डिफरेंट कैरियर की वर्कशॉप्स करवाते हैं स्कूल में, ठीक है। तो वर्कशॉप्स करवाना बेसिकली क्या है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, वो ऐसा नहीं है हम सबको दिलवा रहे हैं, बट स्ट्रक्चर्ड होगा तो क्या होगा कि हम उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को दिलवाएंगे जो उनका इंटरेस्ट भी है, उसका एप्टीट्यूड भी उसी एरिया में है, और एक अवेयरनेस के लिए कि ये फील्ड क्या है हम देख सकते हैं। क्या नीड है स्कूल में काउंसलिंग की? पहला है एजुकेशनल एंड गाइडेंस नीड है, जो एजुकेशनल पार्ट को कवर करता है, जिसमें कि बच्चे की कॉग्निटिव जो पार्ट है, उसकी लर्निंग है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, मोटिवेशन है, उन चीजों पे काम होता है। वोकेशनल गाइडिंग
नीड गाइडेंस नीड है। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चले हैं, स्कूल्स के अंदर कंपल्सन है, स्कूल के अंदर मालूम एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है वोकेशनल गाइडेंस नीड जो है। पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल है, जो कि हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, जहां हम उनके कॉन्शियसनेस, उनकी पर्सनैलिटी, उनका एप्टीट्यूड है, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी है और उनका मेंटल हेल्थ है, तो उन चीजों पे बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो पर्सनल में, जैसे स्टडी हैबिट्स आती हैं, एंगर मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, लाइफ स्किल्स हैं, तो ये एस्पेक्ट्स जो है काउंसलर के लिए आते हैं जिसको कि हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इन्हीं जो नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंगली लाइक क्या क्या फंक्शनरी हो सकता है, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, वो अभी इसमें बताए हैं, जो कि एजुकेशनल पार्ट को लेके भी, वोकेशनल पार्ट को लेके भी, जैसे बोला एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड के असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो काउंसलिंग है, खासकर एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, तो इन चीजों को भी हम देख सकते हैं। जो पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि सोशियो कल्चर फैक्टर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है कैरियर काउंसलिंग में, और हमें उन चीजों को देखना है। द एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स आल्सो इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक और है, वेरियस गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस है। क्या क्या ओरिएंटेशन सर्विसेज है, ज्यादातर देखा होगा आपने स्कूल में कोई भी नया कोई जैसे बैच आता है या नर्सरी एडमिशंस होते हैं, तो स्कूल में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो वो ओरिएंटेशन एक्चुअली उसमें काउंसलर्स को बुलाया जाता है। वो काउंसलर्स है उन बच्चों के माइलस्टोन, डेवलपमेंटल एरिया, उनके इमोशंस, पेरेंटिंग टिप्स हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, उनके बारे में बात करता है, और वो कहीं ना कहीं जो है हेल्प करता है पेरेंट्स को, एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाँ हमें किस तरह से काम करना है, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था कि एक मैडम है जो 27-8 ईयर्स की हैं, उनको बेबी हुआ, पहला बेबी है, तो उसकी रेयरिंग कैसे करनी, उनको जो सबसे ज्यादा एंजाइटी थी कि कहीं मैं अच्छी मदर ना बन पाऊं, मैं कहीं मान लो ऑब्सेशन था उनको इस तरह का, तो वो जो एंजाइटी है वो इम्पैक्ट डाल रही है बच्चे के डेवलपमेंट पे भी, ठीक है, वो बहुत केयरिंग होना, बहुत ओवर पॉजिटिव होना, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी हमें देखते हैं। जब बच्चा स्कूल आता है तो देखा होगा आपने, कई स्कूल्स ऐसे होते हैं, आप जब पढ़े होगे स्कूल में, तो कई पेरेंट्स जो है बहुत विजिट करते हैं स्कूल में, बहुत एक्सेस में विजिट करते हैं, ऐसा होता है, जो टीचर्स हैं उनको पता होगा। यस सर। ठीक है, वो एक्सेस में विजिट करते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, उनकी जो इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं गैप है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है बच्चे को लेके, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो सिस्टम है, प्रोसेस है, जो वो प्रोसेस कहीं उसको हार्म ना कर दे, कहीं उस प्रोसेस में कहीं इस तरह से, तो वो अपनी जगह ठीक है, बट उस एंजाइटी को रिड्यूस करना जो है वो भी एक काउंसलर का काम है। तो इंडिविजुअल इन्वेंटरी सर्विसेज जो है, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट की हम बात करते हैं, एंड दैट इज सिस्टमेटिक जो असेसमेंट प्रोसीजर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट और जो भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, उसको हमें देखना। अभी देखा एक स्कूल में अभी कैरियर इंफॉर्मेशन सर्विस है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक सर्विस चला रखी है, नेशनल कैरियर सर्विस, तो उसका मेन फोकस भी है, वो स्कूल से लेके अलग अलग तरह का, सीबीएसई में भी एक यूनिट है जो कि वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करती है। तो हर स्कूल में भी एक जो पर्टिकुलरली जैसे नोटिस बोर्ड होते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, बहुत सारे कैरियर के बारे में बताया जाता है, ठीक है, तो वो पब्लिश करना होता है, वो मान लो मोनोग्राफ, पैम्पलेट्स, बुकलेट, चार्ट्स, न्यूज़पेपर कटिंग, तो वो है, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे हैं। As a counselor, I will suggest you that read as a career counselor आपको बनना है तो आप कोशिश करें कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ें, तो हर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक कैरियर के बारे में आता है, फर्स्ट जो पेज होता है, तो वो हम इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं बच्चों की,
कि बच्चों को पता चले कि क्या क्या कैरियर्स होते हैं, किस तरह के कैरियर्स होते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है जिसमें स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं कि हमें क्या करना। जैसे अभी एक यूट्यूबर है, एक बच्चा ओनली आई थिंक 12 ईयर ओल्ड है, किसी एक बहुत अच्छे स्कूल से है, तो वो बच्चा यूट्यूबर है। तो जस्ट उनकी मदर बात कर रहे थे कि सर क्या होना चाहिए, तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला कि आज के जो कैरियर हैं उन कैरियर्स की 5 मिनट 10 मिनट्स की एक वीडियो बनाओ। और एक बच्चा जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं कि अच्छा बच्चा ये इस टाइप के कैरियर के बारे में बात कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक स्कूल है पेंदुपुरा में, क्रेसेंट स्कूल करके है, तो वहाँ एक वर्कशॉप हो रही। उस वर्कशॉप में ये बताया गया कि कैसे आप ओवरसीज में जाके या आप बाहर दूसरी कंट्री में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो 60% मार्क्स भी उसको पॉसिबल नहीं लग रहे थे 12th क्लास में, तो उस बच्चे को पता नहीं क्या ऐसे लगा, तो उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर अगर किसी की फर्स्ट डिवीजन नहीं आए तो क्या वो भी जा सकता है? तो उन्होंने बोला यस। तो उसको वो क्लिक कर गया। अगले दिन जाके उस दिन जाके पेरेंट्स से उसने बताया कि मैं बाहर जब पढ़ूंगा, तो पेरेंट्स हंसने लगे उसकी तरफ कि भी आप क्या बोल रहे हो, क्या ऐसे, पहले पेपर तो क्लियर करो, ये सब कुछ है। नेक्स्ट डे ही वो नियर बाई कहीं उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो वहां पहुंच गया और वहां पहुंच के उसने इंफॉर्मेशन लिया। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाओ, फिर उसके बाद में आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक प्रोफाइल बनाओ आप, और उसके बाद में आपको मतलब इस तरह से ऐसे अप्लाई करवाएंगे हम आपको। और अप्लाई करवाया और उस बच्चे का रिजल्ट आया, उससे 1 या 2 दिन बाद में ही वहां से एक वो कॉल आ गया कि आपका एडमिशन हो गया बैचलर डिग्री। तो उसने, और उसका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में था, तो फोटोग्राफी में एडमिशन मिला उसको, और वो फोटोग्राफी में ही चला गया बैचलर डिग्री करने। कोई फोटोग्राफी इंजीनियरिंग करके कोई डिग्री थी कनाडा में। और वहां गया, उसने रिसर्च किया कि यहाँ जो पढ़ने आते हैं बच्चे क्या करते हैं। उसने पार्ट टाइम 2 आवर्स की फैक्ट्री थी, उस स्पोर्ट्स की फैक्ट्री में, स्पोर्ट्स शूज और इस टाइप की फैक्ट्री थी, उसमें काम स्टार्ट कर दिया। तो और पहली जो अपनी अर्निंग थी वो अपने पेरेंट्स को भेजी। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है वो किस लिए है? उस अपॉर्चुनिटी से, उस कैरियर की इंफॉर्मेशन। तो एज ए काउंसलर, लाइक मेनी टाइम्स वी हैव टू, वैसे होता है बहुत जगह, मान लो पोस्टर्स और ये स्कूल्स में करियर काउंसलर एक रूम होता है। आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओगे तो एक EVGC रूम है, रिसोर्स सेंटर होता है, जो काउंसलर जो लगते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल में, उनके रूम में सबसे ज्यादा जो है वो कैरियर इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में मेंशन होता है। तो फिर काउंसलिंग सर्विसेज हैं 1-to-1 like which we can do, placements also like some schools are doing, some universities also doing, like they are providing job opportunity and which type of placements is पॉसिबल फॉर एक तरह की असिस्टेंस जो है, एक इंफॉर्मेशन जो है कि क्या ट्रेनिंग बेस्ट हो सकती है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉलो अप है इन एवरी केसेस, लाइक देयर इज नीड टू बी फॉलो अप कि जो बच्चे आगे कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे जैसे जो अच्छे काउंसलर हैं, पास होने के बाद बच्चे उनको कॉल करते हैं, दैट इज फॉलो अप। रेफरल सर्विसेज है, इफ वी आर नॉट एबल टू, लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम, लाइक वी कैन रेफर as a counselor, like we can do that. Suppose student with special need and with specific problem, they require special referral to special institutes or professional to proper care and treatment. So don't be hesitate and don't think that if we are not able to understand, if we are not able to give any service, we should refer. हमें उसमें hesitation नहीं होना है as a counselor. रिसर्च है, बहुत रिसर्च हो रही है, आपके मास्टर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स भी करते हैं, काफी रिसर्च है, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो बनाती हैं। तो गाइडेंस प्रोग्राम डेवलप करने के लिए दैट यू नीड टू प्लान ए कमेटी, और दैट यू कैन इंक्लूड लाइक प्रिंसिपल, और जो भी एक कमेटी बनके जिसमें कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव हो, और मैनेजमेंट हो, एजुकेशनल फंक्शनरीज हो, और एक पूरी कमेटी बना के दैट वी कैन प्लान लाइक इन दिस ईयर, जो हम बोलते हैं ना कैलेंडर बनाना, एक काउंसलिंग कैलेंडर बनाना। तो काउंसलिंग कैलेंडर क्या है? पूरे साल की जो एक्टिविटी होंगी, क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं वो देखना होता है। जैसे उसमें ज्यादातर हम क्या कर सकते हैं कि एग्जाम टाइम में एग्जाम स्ट्रेस की बात करते हैं,
स्टडी हैबिट्स की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये एक प्लानिंग जो है वो एप्रोप्रिएट टाइम पे होती है, तो वो बहुत इफेक्ट डालती है। तो क्या क्या गोल है, क्या टारगेट है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, दैट बहुत सारे ऐसे जैसे स्मोकिंग बिहेवियर, ड्रग एब्यूज है, बच्चों का ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, या उनका सेल्फ जो है पर्टिकुलरली एटीट्यूड, बिलीफ जो है, वो डिसिप्लिन जो है, वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट द गोल, एंड एज पर द गोल एंड एज पर द ग्रुप दैट वी हैव टू डिसाइड लाइक विच टाइप ऑफ वर्कशॉप्स और विच टाइप ऑफ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमें उनको देनी चाहिए। ठीक है, असेसमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी असेसमेंट है, डायरेक्ट असेसमेंट तो है ही, उसके साथ में हमें एज पर प्रॉब्लम और एज पर लाइक टारगेट गोल जो हमारा काउंसलिंग का, उसके अकॉर्डिंगली हमारी असेसमेंट होनी चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको असेसमेंट पता होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा असेसमेंट्स के बारे में सीखो, उन असेसमेंट्स का क्या आउटपुट आता है, किस टाइप की एक रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं, और वो आउटपुट जो है उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल इंटरवेंशंस हो सकती हैं, वो हमें डिसाइड करना होता है। ये एक ज्यादा काम है। तो असेसमेंट है, एडमिनिस्ट्रेट द टूल, टेस्ट जो हम करते हैं, ज्यादातर जो टेस्ट यूज होते हैं साइकोलॉजी में, रिजल्ट्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन है, दैट व्हाटएवर वी आर राइटिंग इन रिपोर्ट्स, और फिर उसका फॉलो अप करते हैं। जो रिजल्ट्स हैं उसके बाद हम रिकमेंडेशंस भी लिखते हैं, लाइक क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो असेसमेंट का पार्ट है ये, जो हम रिपोर्ट्स राइटिंग करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की भी एक असेसमेंट रिपोर्ट होती है। मैंने आपको दिखाया था पहले, कोई रिपोर्ट आपको दिखाई थी? यस, आप लोग हैं? सर नहीं दिखाई दी। यस सर, यस सर, रिपोर्ट कोई नहीं दिखाई सर। ओके, आई एम ट्राइंग। आज जो काम है ये स्कूल काउंसलर के हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये है कि हमें एक अपने आप को, अगर आपको काउंसलर के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको उस चीज के लिए एक अपनी खुद की एक डायरी बना के आप किस किस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या काम हो सकता है और कहाँ गैप है, क्या आपको सीखना है, तो उस चीज को जानना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक ही है, वैसे आपने टेस्ट जो है डीबीडीए टेस्ट है, सीआईएस है, तो ये जैसे असेसमेंट होती है, उस असेसमेंट के बेसिस पे दीज आर द डिफरेंट, अभी किसी ने नाम भी बोला था ना, आपका डीबीडीए टेस्ट जो है, डेविड बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी, तो उसमें हमने ये अलग अलग एरिया में असेसमेंट किया। असेसमेंट करने के बाद हमारा जो एक पर्टिकुलरली प्रोफाइल बना, और इस प्रोफाइल के बेसिस पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये बच्चा जो है साइंस स्ट्रीम में अच्छा नहीं जाएगा, उसकी जो एबिलिटी है वो मैकेनिकल एबिलिटी जो है वो पुअर है, तो उसको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसकी अगर एम्बिशन ये है, उसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनना है, तो वो गैप जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो गैप जो है, साइको एजुकेशन भी क्या है, हम पेरेंट्स की काउंसलिंग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो फेल होगा क्लास में, पास हो जाएगा, बट जो एक लेवल जो चाहिए एक मेडिकल साइड में, उस तरह का लेवल उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, उसको इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की, तो उसको लैंग्वेज भी उसकी एनहांसमेंट होनी चाहिए। बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, बच्चा उसकी साइकोमोटर एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, क्लोजर एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, रीजनिंग है वो एवरेज है, सोशल इंटेलिजेंस है, दूसरे लोगों के साथ में एडजस्टमेंट और दूसरे लोगों के साथ में जो अच्छा है इसका जो बिहेवियर है, तो हम उस चीज को बोल सकते हैं कि भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ थोड़ा ग्रुप और सिस्टम हो। स्पेशल एबिलिटी उनकी हाई है, तो वो किसी इस टाइप की इंजीनियरिंग में जा सकता है जहाँ मान लो स्पेशल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अलग अलग एबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे दैट वी आर एबल टू वी आर डिफाइनिंग दैट दिस इज द रिपोर्ट कंक्लूजन जो है
तो ये जैसे ये जो है लॉ, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, डाटा प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, तो इस टाइप की जो चीजें हैं उस चीजों के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ये एक है उसकी हाई एबिलिटी एक पर्टिकुलर उससे क्लरिकल एबिलिटी में है तो वो जा सकता है। तो इस तरह से हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है और उस रिपोर्ट में जो हमें बताना होता है कि किस तरह से मान लो उसका कैरियर है। अब ये तो एक ही टेस्ट का था। दूसरा जैसे पर्सनालिटी असेसमेंट होती है और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन जाती है, सबको मिला के हम एक रिपोर्ट दे देते हैं कि क्या मान लो एक एस्पेक्ट जो है वो अच्छा सा बन सकता है बच्चे का। तो कैरियर प्लानिंग ये होती है। जो भी मैंने अभी बताया था आपको, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल है। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नीड एंड गाइडेंस फॉर माइक्रो लेवल, कि हम उसके पर्सनल एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। तो ये दो तरह का एक काउंसलिंग होती है। आपके क्वेश्चंस में कहीं पूछा भी जा सकता है व्हाट इज माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। तो यहाँ हम फैमिली और सोशल जो सर्कल है उसकी बात करते हैं, यहाँ हम उसकी पर्सनल जो चीजें हैं उसकी बात करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। क्या बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक व्हाट इज द मेन रोल। तो मेन रोल क्या है, दैट वी आर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनको, उसका जो अपने स्किल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि काउंसलर के पास में अगर कोई आता है और आप असेसमेंट करके आप बता देते हैं कि ये आप ये कर लो। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे पुलिस के ऑफिसर थे, तो वो अपने बच्चे की असेसमेंट के लिए आए और उनको जो वो बात करने में, जैसे उनका जो एक मेन इन्फ्लुएंस था ये था कि मेरा बच्चा नॉन मेडिकल ले और नॉन मेडिकल में अच्छा करेगा, ये बहुत इंटरेस्टेड है, ये है, बट आप एक बार असेसमेंट कराओ, स्कूल को हमें देंगे। तो वो असेसमेंट की, उस असेसमेंट में नॉन मेडिकल नहीं आ रहा उसका। तो हमने कहा कि सर बेटर कि आप जो बोल रहे हैं दिस इज द इंटरेस्ट, बट जो उसकी एबिलिटीज हैं वो ये है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको मैथमेटिक्स, आप दूसरे जनरल सब्जेक्ट्स के, उसको मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो आप मैथ सब्जेक्ट आप दिला दो ह्यूमैनिटीज के साथ, तो अच्छा कर पाएगा आगे से। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, उनका 2 साल बाद जब रिजल्ट आया बच्चे का, अगेन फिर वो आए और उन्होंने बोला कि इसने हमें धोखा दिया है। मतलब वो बच्चे के सामने ही बहुत सारी चीजें बोलने लगे और बच्चा भी, मैं तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है, मैं मतलब इस तरह का एक डिमोरलाइज जो है वो थोड़ा सा हो गया था। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, बट वी आर नॉट श्योर, हम भी नहीं श्योर है। हमारी असेसमेंट पे वी विल नॉट टेक दैट गारंटी की भी होता है, वी आर टेलिंग बेस्ड ऑन असेसमेंट, हम सिर्फ उन असेसमेंट के बेसिस पे बताते हैं और वो असेसमेंट जो भी बताती है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो डायरेक्शन अपने आप ले सकते हैं अगर उनकी एक्सेप्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, लाइक हाउ दैट करियर है। सपोज इफ आई विल आस्क टू यू दैट कि भी those who want to be become counselor, what blockage will be there? सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है आप लोगों के लिए? क्योंकि हम एक्सेप्टेंस ही नहीं करेंगे, उस चीज को देखेंगे ही नहीं हम उसकी तरफ। ओके, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। तो जो हमारा जो बेसिक गोल है, एम जो है वो है सेल्फ, मान लो उसकी नीड, एबिलिटी, पोटेंशियल, लिमिटेशंस है, दैट इज माइक्रो लेवल। सिचुएशंस है फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, दैट मैक्रो लेवल है। हमें फोकस क्या करना है, सेल्फ रियलाइजेशन हो, उसको सेल्फ डायरेक्शन हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो। और क्योंकि हम एक गाइडेंस काउंसलिंग दे रहे हैं, हम उसकी जगह एग्जाम नहीं दे सकते, हम उसकी जगह वो कोर्स नहीं कर सकते, उसकी जगह हम वो ट्रेनिंग नहीं ले सकते, उसके सेल्फ एस्पेक्ट्स को हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, गाइडेंस एज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, लाइक जो भी करियर डेवलप होता है। सपोज आजकल जो चल रहा है, मैं बता रहा था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6, 7 और वो उस तरह से फोकस करके वो बनाते हैं। दूसरा जो ज्यादा अगर हम नीड देखें तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट थ्रू फुलफिलिंग इंडिविजुअल नीड्स, सोशल डेवलपमेंट थ्रू fulfilling social needs. Sir, sir, sorry to interrupt you. Yes. Please.
सर एक चीज बताइए, फॉर टेकिंग द साइकोलॉजी सब्जेक्ट इन क्लास 11th एंड 12th, सर उसके लिए हमें किस तरीके की सर करियर काउंसलिंग बच्चे की करनी चाहिए? बिकॉज आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग इन 11th 12th एज अ पीजीटी साइकोलॉजी। तो सर कई बच्चे ऐसे होते हैं, बिकॉज इन माय स्कूल देयर इज ऑप्शन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, स्टूडेंट कैन टेक आइदर ऑफ द वन सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर टेकिंग साइकोलॉजी जस्ट फॉर द सेक कि बहुत ही अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लगता है एंड बिकॉज दे आर वेरी फेमिलियर विद मी। तो लेकिन सर वहां पे मुझे किस तरीके की उनकी करियर काउंसलिंग करनी चाहिए सो दैट कि उनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सर बेसिक कंसेप्ट ही समझ नहीं आते साइकोलॉजी के, लेकिन वो ले लेते हैं बस कि उसके फैसिनेटिंग उनको लगता है सिर्फ इस वजह से। So you are teaching psychology student. Yes sir. What is the scope of psychology, Jyoti Sharma ji, according to you? Sir, there are many scopes. Sir, as I have done my sir graduation in applied psychology honors, तो सर इसीलिए मैंने आगे फर्दर करने के लिए अपना MA साइकोलॉजी शुरू किया। तो सर आगे जैसे अगर किसी को क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी फील्ड में जाना है, सो देयर आर वेरियस स्कोप्स। देखो आप पढ़ा रहे हैं, जस्ट मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका रीजन है कि एज ए टीचर, लाइक सपोज साइकोलॉजी टीचर, yes sir, who is the role model for them? Sir, obviously me. And how much awareness you have about psychology, like which profession? Best psychologist कैसे बना जा सकता है इंडिया में? Sir, best psychologist by understanding each and every aspect, scope training, and training. Sir, क्या सर? ट्रेनिंग क्या हो सकती है? क्या ट्रेनिंग हो? मतलब एक 12th क्लास का बच्चा है, 11th का बच्चा है, 10th क्लास में है और उसको साइकोलॉजिस्ट बनाना है, तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि बेटा ये करके ये करके ये करके ये करके और ये करो, दैट यू विल बी द बेस्ट इन द सेंस दैट बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट। हाँ जी सर, पहले तो 11th 12th के जो बेसिक कांसेप्ट्स हम 11th 12th में सिखाते हैं। 11th के जो बेसिक asking about the training courses and like which type of, like what is the scenario right now in India? सर सिनेरियो तो जो जैसे आपने बताया है कि हम पहले ग्रेजुएशन इज मस्ट इन साइकोलॉजी, if they want to have their career in psychology, so first of all they must have the basic knowledge. और कोई बताना चाहेगा? तो हम एक ये जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक दे according to your student you are the role model, that because you are teaching psychology, right? तो वो जो उनके जो कॉन्सेप्ट जो हैं, आपको जब हम बात करते हैं, सपोज आप साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बात करता है, जब साइकोलॉजी जो पढ़ाता है वो बात करता है, तो एक ओपिनियन ये भी रहता है स्टूडेंट्स में कि हाँ ये अपने सब्जेक्ट्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये बोल रहे हैं। तो बेस्ट वे इज स्कूल में 9th और 10th क्लास से स्टार्ट करो साइकोलॉजी के प्रोफेशंस के बारे में बताना। वहां एक बहुत अच्छा सा, जैसे ऊपर अभी टेक्निक आई थी ना कि जो कैरियर इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करो नोटिस बोर्ड और इन चीजों में। दूसरा, आज के दिन जो कैरियर है, उस कैरियर में सबसे ज्यादा किस चीज को देखा जाता है? तो अगर हम देखें तो किस चीज को देखा जाता है? कैरियर का मतलब है किस चीज को देखा जाता है कैरियर में? हेलो, यस। हाँ जी सर। सर हमें ना डीप नॉलेज होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब उसको ये बताएं कि हमें साइकोलॉजी के अंदर एक डीप नॉलेज लेकर ही आगे बढ़ना है, तो फाउंड नॉलेज हमें अच्छी तरह से आवाज साफ नहीं आ रही है होनी चाहिए। मनी को सर यहाँ पे ना बारिश आ रही है और मैं एक्चुअली बाहर हूँ, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर नेटवर्क इशू हो रहा है एक्चुअली। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि भी जो ओपिनियन जो होता है कि सैलरी जो है, सैलरी एक चीज है, रेपुटेशन एक चीज है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ट्रेनिंग एक चीज है, टाइम, कितना टाइम लगता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटीज कितनी है?
sir, opportunity and together with that interest also, sir. नहीं, वो हम पर्सनल बात नहीं कर रहे। कोई भी एक कैरियर है, उस कैरियर में बाहर जो है, बाहर किस चीज को देख के इन्फ्लुएंस होता है इंसान? सर आई थिंक इसमें एथिक्स भी डाल सकते हैं। डाल सकते हो, एथिक्स भी डाल सकते हो। मैं पूछ रहा कि एक कोई भी कैरियर को हम चूज करते हैं तो सबसे तो इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई हमने ले ली, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट आ सकता है कि भाई एक इंटरेस्ट है और अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो बहुत एक्सीलेंट करेगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत सारे टीचर्स को देखो, दे हैव नॉट दैट एप्टीट्यूड बट दे आर डूइंग वर्क बिकॉज ऑफ दैट सैलरी एंड दैट वर्कलोड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये फैक्टर मिलेंगे। तो कैरियर को कौन क्यों चूज करता है? व्हाई दैट देयर आर इंजीनियर, डॉक्टर, और ये कैरियर ज्यादा पॉपुलर है, हर कोई बनना चाहता है, और जो बिजनेस है, एजुकेशन बिजनेस है, वो भी फोकस करता है उस चीज पे। ऐसा क्यों करता है? तो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग इन सभी एस्पेक्ट्स पे होती है, और जब हम किसी कैरियर के बारे में अगर बताएं तो हमें इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे सैलरी की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी प्रोफेशन में 2 लाख से लेके, और मान लो बिजनेस है तो अलग ही बात है और बहुत ज्यादा है, 2 लाख जॉब की बात कर रहा हूं मैं, और मान लो 50,000 से 2 लाख है, मान लो एवरेज है कि अगर हम आज की बात करते हैं तो अच्छा कोई साइकोलॉजी जिसने पढ़ा है, जिसने मान लो जो जानता हो साइकोलॉजी को। दूसरा, जो हम सैलरी के अलावा जो रेपुटेशन है साइकोलॉजिस्ट की, दैट दे कैन बी एज ए डॉक्टर, वो उस तरह से क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं जो डॉक्टर वाली जो प्रैक्टिस होती है। टाइम उतना ही लगना होता है जितना दूसरे कोर्सेज में लगेगा, ठीक है। और ये टी क्या था? ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी, कि आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो 2-3 तरह के लेयर हैं हमारे इंडिया में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। वो 3 लेयर में क्या है? एक जो लेयर है दैट इज फ्रॉम RCI, वो रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इनकी सबसे जो हाईएस्ट डिग्री जो है वो है MPhil, 2 साल की OPD बेस्ड MPhil डिग्री होती है, ठीक है। जब यहाँ से कोई 2 साल की MPhil डिग्री करके निकलता है तो वो एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट होता है। 2 स्पेशलाइजेशन बहुत फेमस हैं, वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड वन इज रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली दे कैन डू असेसमेंट, दे कैन डू एवरीथिंग लाइक एज ए साइकोलॉजिस्ट, दे मेंशन्ड देयर। एक चीज तो है ये टॉप मोस्ट, ये MPhil अब कहां से होती है? देयर आर अबाउट 30 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सबसे अच्छी कहां होती है? निमांस, CIP रांची, निमांस बेंगलोर, इबास दिल्ली, ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस है उन बच्चों को जो मिलना कि आपको यहाँ पहुंचना है, उस तरह का टारगेट हमें देना। ये नहीं कि भी हमने क्या किया है और उसी तक हम सीमित रखते हैं, या हमें नहीं पता है, और आप जब हम बताएंगे तो भी उस चीज को वो किस तरह से लेते हैं, उस चीज को समझना जरूरी। दूसरी कैटेगरी है लाइक दोज आर वर्किंग एज ए स्पेशलाइजेशन लेके और डिप्लोमा टाइप ऐसे कुछ ऐसे, वो भी RCI से करके, दीज आर कॉल्ड असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट। ये इंडिया में है। इसमें भी 2 तरह की स्पेशलाइजेशन है, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, जिसमें कि डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, बट दे विल बी असिस्टेंट। वो डायग्नोस्ड और ये चीजें जो है उसमें वो लिमिटेशन, ठीक है, एंड दे कैन बी लाइक ए काउंसलर। फिर एक आता है जो मान लो फैमिली थेरेपी और ऐसे जो भी अपनी स्किल्स के बेस पे जो है ना, नैरेटिव थेरेपी पे फोकस करते हैं, जो जैसे MAPC स्टूडेंट्स हैं या आगे जाके कुछ कर रहे हैं, तो वो चीजें हैं, ठीक है। एंड दिस इज मोर स्ट्रगल्ड, क्लाइंटेज, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, बट वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे या यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे ये जरूरी है, वो कैरियर का है। और अभी जो है एक और जो ये इस लेवल के लिए अभी एक नया एक्ट आया है, पढ़ा है किसी ने?
नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, जो आरसीआई में नहीं है और साइकोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं, दे हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रॉम दिस। नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपल्सन है, और इनकी जो डिमांड्स हैं वो क्या क्या है, क्या रोल है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी है, फैमिली काउंसलर भी है, और 2-3 तरह के साइकोलॉजी के प्रोफेशन है। इसी में एमबीबीएस डॉक्टर भी आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आता है, आपका कार्डियोलॉजिस्ट भी आता है, रेडियोलॉजिस्ट भी आता है, सब आते हैं, और उसी में ये काउंसलर है। तो ये क्यों बना है? दिस इज बिकॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए, क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज हैं उसमें लाइसेंस जरूरी है। तो ये एक करियर प्लानिंग अगर उस बच्चे को हम दें कि कहाँ से कोर्स कर सकता है, क्या कर सकता है, इसके लिए कहाँ से मास्टर डिग्री करे, क्या पढ़े उस चीज को लेके। इसके अलावा जो टीचिंग है, लाइक सपोज यू कैन गो फर्दर टीचिंग जो है, हाउ दैट यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज के टाइम पे परसों से नया एक रूल जो है लागू हो गया इंडिया में, क्या है पता है? PhD compulsory. Exactly. There are PhD is compulsory, and for PhD admission, NET and JRF is mandatory. ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो they can be assistant professor. Apart from this, they should write minimum 5 research paper on psychology basis, or they have experience, teaching experience. तो इस तरह से वो एक वर्ड निकाला उन्होंने जिसको बोला यू शुड बी अपडेट। अब दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अगर किसी का पीएचडी नेट है तो उनको पता हो, क्या पता, दैट इज एपीआई स्कोर, ठीक है। तो जिसको प्लानिंग करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, दे हैव टू फोकस ऑन एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो अब उसके लिए क्या करना है कि किस किस चीज के, वो जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर में क्या क्या चीजें हैं। सपोज पीएचडी है 30 मार्क्स मिलते हैं, रिसर्च पेपर है आपके पास 10 मार्क्स मिलते हैं, आपका एक्सपीरियंस है 5 ईयर 10 मार्क्स मिलते हैं, वो क्या पता ना हो स्टार्टिंग में, और नेट है तो 7 मार्क्स मिलते हैं, यूजीसी नेट है तो, जेआरएफ है तो 7 मार्क्स मिलते हैं, यूजीसी नेट है तो 6 मार्क्स मिलते हैं। इफ यू हैव ग्रेजुएशन जो आपके मार्क्स हैं इतने परसेंट है तो 20 मार्क्स, इतने परसेंट है तो 15 मार्क्स, इतने परसेंट है तो 10 मार्क्स, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये जब हम प्लानिंग अगर उसको देंगे, बिल्कुल सामने क्लैरिटी देंगे, तो डेफिनेटली दे कैन वर्क, पॉसिबिलिटी है कि दे कैन वर्क गुड, ठीक है। तो गाइडेंस नीड जो है एक इंडिविजुअल नीड है, एक सोशल नीड है। सोशल नीड, सोशल डेवलपमेंट की बात है, ग्रूमिंग, हाउ कैन बी ए गुड सिटीजन, हाउ कैन बी ए गुड पर्सन, उसकी जो पर्सनैलिटी जो है उसका बहुत बड़ा रोल करियर में रहता है। तो गाइडेंस जो हम 2 तरह से करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर असेसिंग पर्सनैलिटी है, कि पर्सनैलिटी असेसमेंट है दैट वी कैन फाइंड आउट which type of factor is required for that profession and that person can enhance that, और वो जो skills जो है वो बढ़ा सकता है। तो इस तरह से 2 तरह से जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, where we can talk about the educational achievement, जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, कैरियर की ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, उसके साइको सोशल डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बट फोकस जो है हमारा, अगर हम एज ए काउंसलर काम करते हैं तो ये होता है प्रोसेस पूरा का। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक बार बैठा और आपने उसको बता दिया और बच्चा चला गया और फिर आपसे कभी नहीं मिला, दैट इज नॉट काउंट एज ए करियर काउंसलिंग। सो देयर शुड बी ए प्रोसेस। तो देयर कैन बी नीड ऑफ माइक्रो लेवल, जिसमें कि हम उसके पर्सनल जो चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं, और एक है मैक्रो लेवल, जिसमें कि हम फैमिली, गुड सिटीजन्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किस तरह सोसाइटी के साथ एडजस्ट होता है, उसके लिए क्या क्या मतलब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन चीजों पे फोकस करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ काउंसलिंग, दैट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो मेन जो पॉइंट है इसमें यही है, पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, स्कोप क्या क्या है, वही जो हमने अभी डिस्कस किया है कि हम उसके एकेडमिक नॉन एकेडमिक पार्ट को असेस कर पाएं, एजुकेशनल गाइडेंस, करियर गाइडेंस, पर्सनल सोशल गाइडेंस जो पहले ऑलरेडी हो चुका है। एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है
लाइक सपोज गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फंक्शंस है बेसिकली उसको अंडरस्टैंडिंग देना, ओरिएंटेशन देना, अवेयरनेस देना, इंफॉर्मेशन देना. एंड सपोज इफ आई एम आस्किंग लाइक सपोज somebody is in one career and I am asking why, क्यों मान लो उसको वो कैरियर चाहिए, उसके अंदर जो असेसमेंट निकलेगी, ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो हेल्प करेंगी काउंसलिंग में. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज असेसमेंट है. डेवलपमेंटल, एजुकेटिव, एडजस्टमेंट, रेमेडिएटिव, लाइक सपोज देयर आर सम साइकोलॉजिकल इश्यूज. जैसे अभी आप देखोगे कोटा में जो लोग जाते हैं या कोचिंग सेंटर्स करते हैं या बहुत सारा टाइम स्टडी को देते हैं, तो उनका जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है, जो उनकी वेलबींग है, वो किस तरह की होती है, उसको मैनेज करना भी है, इंक्लूड होता है करियर काउंसलिंग. आप देखते हो आईआईटी के स्टूडेंट्स है, आईआईटी में पोस्ट निकलती है काउंसलर की, ठीक है, हर साल मान लो 8-10 पोस्ट निकलती है कॉन्ट्रैक्चुअल. तो वो क्या मांगते हैं, वो इसी तरह की चीजें मांगते हैं कि वो कैसे उन स्टूडेंट्स के प्रेशर को कम किया जा सके, उनके स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सके. तो वो एक मेन पर्पस रहता है. तो काउंसलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है. कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हम इकट्ठी दे सकते हैं ग्रुप में, बट जो उसकी काउंसलिंग है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेसिस पे है. जो टोटल इंडिविजुअल जो है उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसका इंटेलिजेंस, उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, हर चीज को मान लो हम कैटर करते हैं इन काउंसलिंग. गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए काउंसलिंग, हमें पता होना चाहिए व्हाई वी आर डूइंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट. प्रोफेशनली डील करना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें ही उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमें पता होना जरूरी है. ठीक है. गाइडेंस काउंसलिंग जो अब जैसे मैडम ने बताया कि भी 11-12 का बच्चा है और उनको लगता है साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, बट हमें ये देना है कि ये जो कंटेंट है 11-12 के, ये कहाँ यूज होते हैं, वो बताया कि यूजीसी नेट में भी है, आप फिल करोगे तब भी है, कोई भी टेस्ट क्लियर करोगे, कुछ भी आप कोर्स करोगे, तो दीज कंटेंट विल बी इंक्लूडेड इन दैट. तो इस तरह से हम उनको बोल सकते हैं. और बेस्ट वे इज बाहर से काउंसलर बुलाओ, खुद की बजाय बाहर से बुलाते हैं तो क्या होता है, बाहर से अच्छा बताया. आजकल कैरियर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे नॉन साइकोलॉजी फील्ड के लोग भी कैरियर काउंसलिंग करते हैं, तो वो अच्छे से उसको एक बार अवेयरनेस मिल जाए. फिर उसके बाद जब बच्चे के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना, दैट इज द पर्पस ऑफ काउंसलिंग. ठीक है. जिसको नीड है, प्रिंसिपल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिलायबल डाटा शुड बी देयर, बेस्ड ऑन रिलायबल डाटा, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, दैट इट कैन बी चेंज. सपोज अभी ये नहीं हो रहा तो फिर वो है, क्योंकि कैरियर इज रिलेटेड टू एज, लाइफ एंड रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें हैं. तो वो रिसोर्सेज नहीं है किसी के पास एज नहीं है, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होता रहता है. ठीक है. ओके. ये एस्पेक्ट्स जो है मैंने बताया सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और आपका अलग अलग लेवल पे, पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट है. ठीक है. अलग अलग तरह के स्टेजेस पे किस किस तरह से काम कर सकते हैं, एलिमेंट्री स्टेज में हम क्या कर सकते हैं काम है, तो वो इस चीज के बारे में जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था वो इसका है. इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन काउंसलिंग. लाइक if we are aware about, like if we do assessment and assessment के बाद हम counseling देते हैं, तो एक assessment की requirement हमें फिर होती है जिसको evaluation बोला जाता है. That we are able to find out that our whatever goal of evaluation will be there, वो fulfill हुए कि नहीं हुए. बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं जिसमें कि उसकी जो पर्सनल है, फैमिली लाइफ है, उसका इमोशंस है, उसका बिलीफ सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं हर्डल बन सकता है, वो चेंज हो सकता है. तो वो जो एक प्रोसेस में जो काउंसलिंग में आता है, तो हमें इवैल्यूएशन जो है हमें करते रहना चाहिए. एंड दिस जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको ज्यादा इस चीज के बारे में पता होगा. ठीक है. तो सबसे पहली चीज तो आपको साइकोलॉजी के प्रोफेशन के बारे में कैरियर काउंसलिंग अपनी खुद की करनी है, राइट. सो मोस्टली पॉइंट्स यही हैं. And the purpose of this counseling sessions of this MAPC is like you will be aware about the syllabus content and that which type of work as a career counselor guidance you can work in the field. So thank you
for today. Anything else you want to ask, you can ask me. क्योंकि आपकी ये 21 की आई थिंक लास्ट क्लास होगी. आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंटेंट आपके बहुत इजी कंटेंट हैं और उन कंटेंट में इतना ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा. तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Recording stopped. Yes, I appreciate if you will ask questions. Okay, we'll meet tomorrow. अंकिता मैम, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, शायद पिछले वाला ही है ये. अटेंडेंस का प्लीज अटेंडेंस आप अपनी फिल जरूर कर दें. आप लोगों में से वो आपका सेशन हुआ प्रोजेक्ट वाला? नो सर. नहीं हुआ सर. नो सर. तो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं काउंसलिंग के, जो खासकर स्टूडेंट्स हैं, टेक ए टॉपिक रिलेटेड टू काउंसलिंग. देयर इज नो नीड टू टेक डिसऑर्डर और ये नहीं मिल रहे, क्योंकि डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम होता है आगे. तो आप काउंसलिंग से रिलेटेड ही कोई टॉपिक्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. मैंने अभी पीछे बहुत पहले आपको भेजा भी था, एक कैटलॉग भेजा था मैंने. तो बेस्ट वे इज दैट फाइंड आउट विच टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल इन दैट कैटलॉग और वहां से टॉपिक उठाओ. ठीक है, वो आपकी हेल्प कर पाएगा, डिसाइड कर पाएगा कि क्या टॉपिक आपके अच्छे हो सकते हैं, बन सकते हैं. यस, एनीथिंग एल्स? आपके अटेंडेंस लिंक आपको भेज दिया गया है, फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, प्रोजेक्ट बनाने के लिए या सिनॉप्सिस के लिए कोई क्लास होगी हमारी एक बार, जैसे सर अभी उसके लिए हुई थी इंटर्नशिप के लिए? तब करवाई थी वो क्लास भी. एक्चुअली अभी अमित सर आउटसाइड हैं, दिल्ली में नहीं है, तो एक बार आते हैं तो एक बार पूछते हैं. बोलता हूँ मैं, आज बोलता हूँ ना. ठीक है सर. फिर भी अपनी हैंडबुक पढ़ो, काफी कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है आपकी हैंडबुक. सर मेरा आप कॉल उठा लेना प्लीज, मैं आपको कॉल करूंगा सर. और कोई कुछ जो आपकी इंटर्नशिप है वो तो आपको बता ही दी थी. ऐसे प्रोजेक्ट आपका है तो उसमें आप जस्ट काम करना शुरू करें इनिशियली. डोंट वेट फॉर दैट सेशन. आप अपना हैंडबुक पढ़ के भी आप उस टॉपिक्स को, कुछ ऐसे रो टॉपिक्स है अपने तैयार कीजिए. जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसमें. पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसमें जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल का टूल आपके पास. दूसरा, जो भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो डाटा पॉसिबल हो आपको कलेक्ट करना, क्योंकि अब की बार कोविड की सिचुएशन थी तो उसमें काफी 2-3 बच्चे हैं, बड़ा उनको ट्रबल हुआ, बल्कि उन्होंने अपना टॉपिक चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी क्योंकि उनको डाटा नहीं मिल रहा था. जैसे इंटरवेंशन स्टडी थी या कोई इस तरह का था कि जिसका टूल नहीं अवेलेबल है. क्योंकि नॉर्मली हम इंटरनेट से देखते हैं तो हमें क्वेश्चनर मिल जाता है, बट उसका मैनुअल नहीं मिलता. तो मैनुअल नहीं है तो आप डाटा कलेक्ट करके स्टैटिस्टिक एनालिसिस कैसे करेंगे, रिजल्ट डिस्कशन कैसे लिखेंगे? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें. दूसरा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ो. जो भी टॉपिक आपको लगता है बेस्ट है, जस्ट गो थ्रू कि आप उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ पाए. जितना ज्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको अपने टॉपिक के बारे में. राइट? तो जो खासकर इधर रह रहे हैं रोहिणी साइड में, विजन इंस्टीट्यूट के साइड में रहते हैं, तो आजकल 1-2 विजिट हो जाती है. तो इफ यू काम करना शुरू करो, डोंट डिले. नाउ यू विल स्टार्ट योर वर्क ऑन सिनॉप्सिस, देन इट विल सबमिट इन दिसंबर, और जनवरी और फरवरी में आपका वाइवा होगा. अगर आपने थोड़ा सा और डिले कर दिया देन इट विल गो टू 22 जुलाई 22, वहां चला जाएगा. So don't miss this chance and focus on that. Right? Bye. Thank you. And anything else you want to share? You can. थैंक यू सर. सर एक चीज और सर, जो हमारी बुक्स के बारे में सर पिछली बार भी बात करी थी, जो मीटिंग हुई थी उसमें सर, मैदानगढ़ी जो है राजघाट वाला जो सेंटर है, मेन सेंटर, वहाँ पे कोई फोन ही नहीं उठाता सर. फोन मिलता भी नहीं है. We paid for our books also but we didn't get till now. उसके लिए बुक्स नहीं आई है सर. इतना कोशिश कर लो, एक बार आप चले जाओ वहाँ, या आप ग्रुप बना के चले जाओ,
या एक कोई चला जाए ग्रुप की तरफ से, और वो उनका आई कार्ड्स उनके पास होना चाहिए, तब देंगे वो बुक्स। अदरवाइज मैदान गढ़ी जाएंगे तो आपको 99% बुक्स मिल ही जाएंगी, क्योंकि वहाँ गोडाउन है, और एक आजादपुर में एक गोडाउन है। अब वो राजघाट जाएंगे तो आपको पता चल सकता है कि कहाँ है वो, और वहां से आपको डायरेक्टली मिल सकती है। ओके सर। सर टाइमिंग्स वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं है ना वहाँ पे कि कब जाना, कब जा सकते हैं? सैटरडे संडे ऑफ रहता है, अदरवाइज 9 to 5, 10 to 5 अवेलेबल। ओके सर, ओके। बट ऑफलाइन जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है उनसे पढ़ो तब तक। सर एक्चुअली असाइनमेंट्स भी जो हमें करने हैं तो वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक सेल्फ स्टडी के लिए भी कुछ ना कुछ हमें बुक्स चाहिए, तो वो भी नहीं। सर ने भी उस दिन बोला था, असाइनमेंट डोंट टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक्स। सर एग्जैक्ट हेल्प नहीं लेते सर, पर थोड़ी बहुत गाइडेंस बुक से मिल जाती है सर। इग्नो की बुक से ना, चाहे जिस्ट ही मिलता है, बाकी चीजें हम और कहीं से रेफर कर लेते हैं, लेकिन काफी हेल्प मिल जाती है सर उसमें। मिल जाएगी, कोई बात नहीं। बट अभी तो असाइनमेंट के लिए मेल भी नहीं आया। तो आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है, मिल आ जाएंगी बुक्स तब तक, लेकिन फिर भी आप विजिट करो जाके। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय फॉर नाउ, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।